Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily Hindu news and editorial analysis of 1st of April 2022. तो गाइज आज है तारीख 1 अप्रैल 2022 और है फ्राइडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे, बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम और फिर जाकर सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो, अगर आप लोगों को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वो लिंक इसी चैनल का है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली ये चैनल ओपन हो जाएगा, इसको जाकर ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर आप लोगों को डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। ये सारी चीज़ें मिलती हैं बिल्कुल फ्री में, तो जाकर इसको ज़रूर ज्वाइन करना। नाउ बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है डेविस स्ट्रेट को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर 2008 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, देखो ऑप्शंस में आपको काफ़ी सारे नाम दिए गए हैं और पूछा गया इन ऑप्शन में से कौन सी एक चीज़ एक स्पेस क्राफ्ट है। ऑप्शन ए एपोपिस, ऑप्शन बी कैसिनी, ऑप्शन सी स्पिट्जर या फिर ऑप्शन डी टेक्सार। तो इसमें से कौन सा एक स्पेस क्राफ्ट है, इसके बारे में आपको बताना है। सही आंसर आप सभी लोगों को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूँ। बाय द वे, इसका जो करेक्ट आंसर है मैंने आप लोगों को नीचे प्रोवाइड करवा दिया है, प्लस टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी जाकर इसको चेकआउट कर सकते हो। अदरवाइज इसका आंसर अभी भी नहीं मिलता है तो कोई परेशान होने की ज़रूरत है नहीं। वीडियो के लास्ट में मैं इसका करेक्ट आंसर आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो चलो शुरुआत करते हैं। यह है आज का सबसे पहला आर्टिकल जो कि हमारे पेज नंबर 1 के ऊपर मेंशन्ड आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे बात की गई है कि जो यूएस के डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं ये इंडिया की विज़िट पर आए। कल भी हमने डिस्कस किया था कि भारत की विज़िट पर आ रहे हैं और कल विज़िट पर आए, काफ़ी सारा डिस्कशन हुआ है और डिस्कशन के साथ साथ इनके थ्रू काफ़ी सारी स्टेटमेंट्स भी दी गई हैं, जो कि एक दो स्टेटमेंट काफ़ी कंट्रोवर्शियल सी देखने को मिली हैं, जिसको बहुत सारे न्यूज़पेपर्स ऑलरेडी कल रात से कवर कर चुके हैं। तो डिटेल से हम लोग बात करेंगे आखिरकार क्या क्या हुआ है। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर आप लोग देख पाओगे, आज के टाइम पर एक वॉर चर्चा में है, वो है रशिया यूक्रेन वॉर। तो रशिया लगातार यूक्रेन के ऊपर अटैक कर रहा है और इसी वॉर को देखते हुए यहाँ पर ये डिस्कशन किया गया जो कि कल हुआ। और हुआ क्या यहाँ पर कि जो यूएस के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, इन्होंने यहाँ पर बार बार भारत के ऊपर जोर ये डाला है कि भारत इस वॉर को बिल्कुल भी सपोर्ट ना करे, रशिया को बिल्कुल भी सपोर्ट ना करे, क्योंकि कंडीशन ये है कि इस वॉर के बाद क्या हुआ, रशिया के ऊपर लगातार दुनिया भर के सैंक्शंस आ चुके हैं। ठीक है, यूएसए ने प्लस और भी यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज़ ने बहुत सारे सैंक्शंस को लगा दिया है, जिसके बाद रशिया डॉलर्स के अंदर ट्रेड नहीं कर पा रहा है। तो अब डॉलर्स के अंदर ट्रेड नहीं कर रहा है तो भारत फिर भी यहाँ पर रशिया के साथ ट्रेड कर रहा है रूबल्स के अंदर। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। तो इन्हीं चीज़ों के अगेंस्ट में भारत को एक वार्निंग दी गई है एनएसए की साइड से, आप लोग देख पाओगे। मतलब एक कह सकते हो कि हाँ कि इंडिया सही नहीं कर रहा है सपोर्ट करके, ये उनका कहना है। बट उसके साथ साथ एक और बहुत बड़ा स्टेटमेंट इनकी साइड से निकल कर आता है, जिसने यहाँ पर कल बहुत ही तेज़ी से कवरेज पकड़ा है और अलग अलग न्यूज़पेपर ने काफ़ी तेज़ी से कवर किया है। वो यह है कि इनके थ्रू डायरेक्टली ये बोल दिया गया कि आज के टाइम पर भारत जो रशिया को लगातार सपोर्ट कर रहा है, वो आने वाले टाइम पर पता चल जाएगा क्या होगा। आने वाले टाइम पर जब चाइना एलएसी पर, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर एंट्री करने की कोशिश करेगा, इंडिया के साथ चाइना के रिलेशन ख़राब होंगे, तब रशिया इंडिया को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करेगा आने वाले टाइम पर। इन्होंने डायरेक्टली ऐसी बात बोल दी है। अब ऐसा क्यों बोला गया, तो इसके पीछे भी यहाँ पर एक लॉजिक लगाया गया, वो ये है कि आज के टाइम पर आप लोग देख पाओगे रशिया के ऊपर लगातार सैंक्शन लगे पड़े हैं, रशिया व्यापार किसी कंट्री के साथ कर नहीं पा रहा है। तो आज के टाइम पर प्रॉपरली रशिया डिपेंडेंट हो चुका है चाइना के ऊपर। तो चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी काफ़ी बढ़ चुकी है। ऑब्वियसली बात है भारत के ऊपर भी डिपेंडेंसी बढ़ेगी, बट चाइना के ऊपर ज़्यादा रहने वाली है। और अगर कोई सिचुएशन ख़राब होती है इंडिया चाइना के बीच में
आने वाले टाइम पर, तो रशिया चाइना के अगेंस्ट में नहीं जाएगा, भारत को सपोर्ट नहीं करेगा, ऐसा यहाँ पर इनका स्टेटमेंट निकल कर आता है। बाकी सारी बातें जो भी हैं वो मैंने आपको बताई दी हैं कि जो भी आज के टाइम पर सपोर्ट किया जा रहा है भारत के थ्रू उसको रोक दिया जाए। बाकी यहाँ पर और क्या बताया गया, इन्होंने यहाँ पर हम लोगों को एक तरीके से वार्निंग सी दी है कि भाई यहाँ पर आप जो ट्रेड डील्स कर रहे हो, व्यापार कर रहे हो रशिया के साथ, उसको रोक दो। कहीं ना कहीं यहाँ पर रशिया और यूक्रेन वॉर में रशिया को सपोर्ट मिल रहा है इन सारी चीज़ों से। क्लियर हुआ? आई होप आप लोग एक एक बात काफ़ी अच्छे से यहाँ पर समझ चुके होंगे। आगे चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। इसके बराबर में ही आपको यहाँ पर एक छोटा सा आर्टिकल देखने को मिलेगा, इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस आर्टिकल की चर्चा पिछले साल तो बहुत ज़्यादा हुई है और प्लस इस साल के जनवरी के मंथ में काफ़ी ज़्यादा हुई थी, हमने लगातार डिस्कशन किया है और आज लगभग 2 महीने बाद ये आर्टिकल फिर से चर्चा में आ चुका है। बात की गई है अफ्स्पा एक्ट के बारे में। अफ्स्पा एक्ट क्या है? यह है आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट। एक दो बार और इसकी फुल फॉर्म बोलूँगा, फिर उसके बाद यहाँ पर इसको अफ्स्पा ही बोलूँगा, ध्यान रखना। तो क्या हुआ, अभी क्या बोला गया कि देखो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर इस एक्ट को लागू किया गया है। अब क्या होता है, इस एक्ट के माध्यम से जो आर्म्ड फोर्सेस है, जो आर्मी है, उनके पास पावर्स बढ़ जाती हैं। अब एक चीज़ और ये देखने को मिलेगी कि पहले मान लो यहाँ पर इतने एरिया में अफ्स्पा एक्ट लागू किया जाता था, तो अब इस एरिया को कम कर दिया जाएगा, ऐसा यहाँ पे बोला गया है। तो जहाँ जिस भी एरिया पे ऊपर अफ्स्पा एक्ट चल रहा था उस एरिया को यहाँ पर कम कर दिया जाएगा, उस एरिया को रिड्यूस कर दिया जाएगा, ऐसा यहाँ पर आप लोग देख पाओगे। हमारे होम मिनिस्ट्री का स्टेटमेंट निकल कर आता है, उस एरियाज़ को कम कर दिया गया है। डिस्टर्ब्ड एरिया की कैटेगरी उसको बोला जाता है। डिस्टर्ब्ड एरिया को अभी के लिए कम कर दिया गया असम, मणिपुर, नागालैंड के अंदर। ये स्टेटमेंट निकल कर आया है हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी के थ्रू। क्लियर हुआ? प्लस इन्होंने यहाँ पर ये बोला कि अभी क्या है कि सिचुएशन काफ़ी हद तक बदल जाएगी, एरियाज़ के अंदर रिडक्शन देखने को मिला है और ये जो एरियाज़ को रिड्यूस किया है ये आगे भी इंप्लीमेंट होते हुए चले जाएंगे। ये इफेक्टिवली 1 अप्रैल मतलब आज से काम करने वाले हैं। तो मतलब अब पहले अगर ज़्यादा एरिया के ऊपर ये वाला एक्ट लागू हुआ करता था, तो अब यहाँ पर वो एक्ट कम ही एरिया के ऊपर लागू हुआ करेगा। अब डिस्कस करते हैं ये एक्ट है क्या, क्योंकि जब तक ये एक्ट समझ में नहीं आएगा तब तक कोई बात समझ में नहीं आएगी। तो यहाँ पर बस खाली सुनते रहो, मैं आपको बताऊँगा। इस आर्टिकल को आप लोग जीएस पेपर 3 से रिलेट कर सकते हो। जीएस पेपर 3 के अंदर काफ़ी सारे टॉपिक्स मेंशन्ड हैं, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी हो गया, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, वेरियस सिक्योरिटी फोर्सेस, ये सारे टॉपिक्स आपको जीएस पेपर 3 में देखने को मिलेंगे। नाउ अफ्स्पा के बारे में बात करें तो एक बार फुल फॉर्म और देखते हैं, वो है आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट। अब यहाँ पर बिल लिखा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक टाइम पे बिल हुआ करता था, उसको पास किया गया, देन उसके बाद एक्ट बना। तो ये जो बिल था इसको पास किया गया था हमारे पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के माध्यम से, मतलब राज्यसभा लोकसभा दोनों ने इसको पास किया। देन उसके बाद इसको अप्रूवल मिलता है हमारे प्रेसिडेंट से 11 सितंबर 1958 में। देन उसके बाद जाकर ये आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट बनता है। अब ये जो पावर एक्ट है ये बेसिकली लाया गया था कि जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है वहाँ पर लगातार वायलेंस इंक्रीज़ हो रहा था और वो वायलेंस इतनी तेज़ी से इंक्रीज़ हो रहा था कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स है वो यहाँ पर उसको कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, उनके लिए काफ़ी हद तक डिफिकल्ट था कंट्रोल करना। दैट इज़ वाई यहाँ पर इस एक्ट को लाया गया। नाउ ये जो अफ्स्पा एक्ट है, अब इसके अंदर होता क्या है? इसके अंदर ये होता है कि जैसे मान लो यहाँ पर ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में से यहाँ पर एक नागालैंड भी स्टेट निकल कर आता है। तो मान लो यहाँ पर नागालैंड के अंदर अफ्स्पा एक्ट लागू है, तो बेसिकली यहाँ पर क्या होगा, जो वहाँ की आर्म्ड फोर्सेस हैं, जो वहाँ की फोर्सेस हैं, उनके पास पावर्स को बढ़ा दिया जाएगा। क्यों? अगर देखते हैं, मान लो एग्जांपल लेते हैं, नागालैंड के अंदर एक एरिया है, इस एरिया को डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर कर दिया गया है। डिस्टर्ब्ड एरिया वो एरिया होता है जहाँ पर अपने आप में काफ़ी सारे विवाद चल रहे हैं, ठीक है, रिलीजियस इश्यूज़ कम्युनिटीज़ के बीच में चल रहे हैं, बहुत सारे विवाद चल रहे हैं, तो उसको डिस्टर्ब्ड एरिया की कैटेगरी अंदर डाला गया। अब यहाँ पर जो भी फोर्सेस होगी उनके पास यहाँ पर पावर्स आ जाएगी, कब? जब इस पर्टिकुलर एरिया पर अफ्स्पा एक्ट को लागू कर दिया जाएगा। तो अब उन फोर्सेस के पास पावर्स क्या क्या आएंगी वो यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं। पावर ये आएंगी कि वो क्या कर सकते हैं, लोग जो इकट्ठे होके खड़े रहते हैं ना, इकट्ठे हो जाते हैं 4-5 लोग साथ में किसी भी पर्टिकुलर एरिया पे, उसको रोक सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आर्मी के पास एक सबसे बड़ी पावर यह आती है जिसको लेकर काफ़ी क्रिटिसिज्म और प्रोटेस्ट वगैरह भी होता है, वो यह है कि आर्मी के पास यहाँ पर खुली पावर है कि अगर कोई दूसरा व्यक्ति लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है, कानून के विरुद्ध चल रहा है, तो उसको एक वार्निंग दी जाएगी, लेकिन तब भी वो अगर अगेंस्ट में काम कर रहा है तो डेफिनेटली उसके ऊपर एक ओपन फायरिंग की जा सकती है, उसको यहाँ पर गोली मारी जा सकती है। ये पावर यहाँ पर आर्मी को मिल जाती है।
उसके साथ साथ आर्मी के पास पावर होती है कि वो किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट कर सकती है बिना किसी वारंट के। ठीक है, उनका जो भी यहाँ पर रहने वहने की जगह है वहाँ पर आराम से एंट्री की जा सकती है और वहाँ पर सर्च की जा सकती है, इन्वेस्टिगेशन की जा सकती है बिना किसी वारंट के। तो ये सारी पावर्स आर्मी के पास आ जाती है उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर जहाँ पर अफ्स्पा एक्ट लागू होता है। और अफ्स्पा एक्ट कहाँ पर लागू होता है? वो डिस्टर्ब्ड एरियाज़ के अंदर होता है। डिस्टर्ब्ड एरिया के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो भी यहाँ पर इस एक्ट के सेक्शन 3 के अंदर दी गई है, तो आप लोग इसके बारे में भी ध्यान रख सकते हो। ठीक है, ये यहाँ पर क्लियर हुआ। बाकी डिस्टर्ब एरिया क्या होता है मैंने आपको बता दिया, जहाँ पर विवाद चल रहे हो, जो भी अलग अलग मेंबर्स हैं उनको लेकर अलग अलग रिलीजियस, रेशियल, लैंग्वेज के बेसिस पर जो भी डिस्प्यूट्स चल रहे हों। बाकी उसके बाद दो इंपॉर्टेंट लाइन और है, वो यह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब केंद्र सरकार हो गई, उसके बाद गवर्नर ऑफ द स्टेट हो गए या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ द यूनियन टेरिटरी हो गया। अब ये जो लोग हैं ये यहाँ पर अपने स्टेट या यूनियन टेरिटरी को पूरा या फिर उसका कुछ हिस्सा डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर कर सकते हैं और फिर उसके बाद अफ्स्पा एक्ट को लागू कर सकते हैं। और खासकर जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है मेजरली तो यहाँ पर यही इस एक्ट को इन्फोर्स करती हुई नज़र आती है जहाँ जहाँ पर ज़रूरत होती है। तो ये आप लोग ज़रूर ध्यान रख सकते हो इस एक्ट के बारे में। चाहो तो आप लोग नोट डाउन वगैरह करके रख लेना क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी चर्चा इसकी लगातार हो रही है। इसके बाद यहाँ पर आपको नीचे इसके एक और छोटा सा आर्टिकल देखने को मिलेगा, इंपॉर्टेंट है ये भी, और इसको लेकर भी काफ़ी सारे आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं 2021 से, ये भी चर्चा में है। तमिलनाडु का वनियार कोटा। अब ये वनियार कोटा क्या है मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पर आप बैकग्राउंड समझो, उसके बाद हम लोग कवर करेंगे। होता क्या है, यहाँ पर तमिलनाडु की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो एक लॉ पास करती है, रिजर्वेशन लॉ। ठीक है, अब क्या होता है, उस लॉ को लेकर काफ़ी चर्चा होती है। इस लॉ का फोकस ये होता है कि 10.5% का जो इंटरनल रिजर्वेशन है वो यहाँ पर वनेकुला क्षत्रिय कम्युनिटी यानी कि वनियार कम्युनिटी को यहाँ पर दिया जाएगा। वनेकुला क्षत्रिय कम्युनिटी को मतलब वनियार कोटा यहाँ पर इनको दे दिया जाएगा। तो इसी को लेकर क्या हुआ, बहुत विवाद रहता है आज के टाइम तक। तो तमिलनाडु ने यहाँ पर ये कोटा देने के बारे में चर्चा करी है। अब क्या हुआ, न्यूज़ ये निकल कर आती है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे कोटा को कैंसिल कर दिया है कि भाई यहाँ पर ये कोटा कैंसिल किया जाता है क्योंकि इसका कहीं से कहीं तक मतलब नहीं उठ रहा है। अगर ये कोटा ऐसा ही चलेगा तो इससे क्या होगा, मतलब ये जो तमिलनाडु की लेजिस्लेटिव असेंबली ने ये लॉ पास किया है इसके माध्यम से क्या होगा, जो फंडामेंटल राइट्स हैं बेसिकली वो वॉयलेट होते हुए नजर आएंगे। कैसे, तो इसको समझते हैं। सबसे पहली चीज़ आप यहाँ पर देख पाओगे, तमिलनाडु के अंदर आपको बहुत सारी मोस्ट बैकवर्ड कम्युनिटीज़ देखने को मिलेंगी, जिसमें से बोला गया जाता है और बोला गया भी है। यहाँ पर आप देख पाओगे कि जो वनेकुला क्षत्रिय कम्युनिटी है ये एक्सट्रीमली बैकवर्डनेस में है, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर बैकवर्ड यहाँ पर आपको कम्युनिटी देखने को मिलेगी। तो इसी की देखते हुए यहाँ पर क्या हुआ, तमिलनाडु ने ये बोला कि जो यहाँ पर आप कह सकते हो वनेकुलर कोटा है, ये मतलब ये जो कम्युनिटी है, कौन सी वाली, वनेकुला क्षत्रिय कम्युनिटी, इनको यहाँ पर हम लोग कोटा दे देंगे, रिजर्वेशन दे देंगे, इंटरनल रिजर्वेशन कितने का, 10.5% का। हालांकि एक चीज़ और ध्यान रखना, तमिलनाडु के अंदर जितने भी मोस्ट बैकवर्ड यहाँ पर आपको कम्युनिटीज़ देखने को मिलेंगे, सभी मोस्ट बैकवर्ड कम्युनिटीज़ के लिए यहाँ पर 20% का कोटा रखा गया है। और अब इस 20% कोटा में से 10.5% कोटा सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर वनेकुला क्षत्रियास के लिए रख दिया गया। बाकी 9.5% कोटा बचा जो कि अलग 115 अदर कम्युनिटीज़ के लिए रखा गया। तो यही यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि बाकी भाई 115 दूसरी कम्युनिटीज़ हैं उनके लिए आप 9.5% रखते हो और इधर यहाँ पर जो आप कह सकते हो वनियार कोटा है वो आपने 10.5% का रखा है, तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा डिस्क्रिमिनेशन है। तो इसी को देखते हुए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स हैं, राइट टू इक्वालिटी, वो वॉयलेट हो रहा है और साथ साथ नॉन डिस्क्रिमिनेशन की भेदभाव नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है, तो ये भी वॉयलेट हो रहा है। तो ये चीज़ें यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने मेंशन करी हैं और मेंशन करते करते सुप्रीम कोर्ट ने इस तमिलनाडु के वनियार कोटा को कर दिया है कैंसिल। आई होप आप लोग काफ़ी अच्छे से इस पूरे सिनेरियो को समझ चुके हो कि आखिरकार क्या चल रहा है। आगे चलते हैं अगले आर्टिकल पर। नाउ आपने आज का थंबनेल देखा होगा, थंबनेल के अंदर मैंने मेंशन किया है कि गोल्डन वीज़ा क्या है। तो अभी गोल्डन वीज़ा काफ़ी चर्चा में निकल कर आया है। क्यों चर्चा में निकल कर आया है? क्योंकि यहाँ पर रणवीर सिंह को ये गोल्डन वीज़ा दिया गया। और आपको मैं बता दूं, अभी बहुत सारे बॉलीवुड एक्टर्स को ये गोल्डन वीज़ा मिल चुका है। सबसे पहले एक्टर, भारत के जो अभिनेता हैं, सबसे पहले अभिनेता जिनको ये गोल्डन वीज़ा यूएई से मिला था वो है संजय दत्त। पिछले साल की ही बात है, ये भी काफ़ी चर्चा में आ गए थे। मतलब आज से 10 महीने पहले की बात है संजय दत्त को जब ये गोल्डन वीज़ा मिला था। उसके बाद से लगातार बहुत सारे एक्टर्स को मिल चुका है। आज के टाइम पर 10 से ज़्यादा एक्टर्स को ये गोल्डन वीज़ा मिल चुका है। अभी रिसेंटली रणवीर सिंह को मिला है। हमने कभी भी गोल्डन वीज़ा के बारे में चर्चा नहीं करी है, इसी वजह से यहाँ पर थंबनेल लगाया और आपको इंटरेस्टिंग सी बात जानने को मिलेगी क्योंकि ये आर्टिकल हमारे एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से भी इम्पॉर्टेंट है।
खासकर जीएस पेपर 2 के अंदर हमारा टॉपिक है इंडिया एंड नेबरहुड रिलेशंस, वहाँ से आप लोग इसको रिलेट कर सकते हो। अगर हम लोग देखें तो गोल्डन वीज़ा बेसिकली है क्या। देखो, गोल्डन वीज़ा को समझने से पहले आपको समझना होगा वीज़ा का कॉन्सेप्ट। आप किसी भी देश में जा रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, किसी भी देश में आपको जाना है और किसी भी पर्पज़ की वजह से जाना है तो आपको एक वीज़ा लगता है। ठीक है, आप वीज़ा लोगे, उसके बाद यहाँ पर उस कंट्री के अंदर जा पाओगे, चाहे आप घूमने जा रहे हो चाहे कैसे भी जा रहे हो। ठीक है, अब क्या होता है, यहाँ पर उन वीज़ा लगता है वहाँ पर। वैसे यहाँ पर यूएई ने भी एक गोल्डन वीज़ा जारी किया है। तो गोल्डन वीज़ा और बाकी वीज़ा में फ़र्क होगा, बिल्कुल फ़र्क है। फ़र्क ये है कि गोल्डन वीज़ा के अंदर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है। जैसे यहाँ पर अभी गोल्डन वीज़ा किसी पर्सन को दिया गया तो उस वीज़ा का 5 से या 10 साल तक का टाइम पीरियड होगा, 5 या 10 साल के लिए वो होगा। इसका मतलब यह है कि बाकी सारी जगह पर आप जब जब जा रहे हो आपको बार बार वीज़ा लेना होता है, लेकिन ऐसा गोल्डन वीज़ा में नहीं है। गोल्डन वीज़ा में आपको 5 या 10 साल के लिए प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो आप 5 या 10 साल के लिए, जितने भी साल का आपको वीज़ा मिलेगा, आप वहाँ पर जब जब चाहो तब ट्रैवल कर सकते हो यूएई में। आपको वीज़ा नहीं लगेगा, आपको वीज़ा की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ये इसका फ़ायदा है गोल्डन वीज़ा का। अब आपका क्वेश्चन आएगा दिमाग में, आखिरकार ये जो गोल्डन वीज़ा है इसको यूएई लाया क्यों। तो यूएई यहाँ पर लाया है अपने फ़ायदे के लिए। अपना फ़ायदा कैसा है इसको देखते हैं। बस खाली इसको बहुत ध्यान से सुनना, फिर लास्ट में मैं आपके साथ यहाँ पर एक क्वेश्चन भी शेयर करूँगा। वो क्वेश्चन आप लोगों को उसका आंसर अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ में बताने हैं। तो अभी यहाँ पर क्या है कि जैसे मैंने आपको बताया यूएई अपने फ़ायदे के लिए लेकर आया, क्योंकि इसमें गोल्डन वीज़ा को अंदर सारी चीज़ें मेंशन ये हैं कि देखो गोल्डन वीज़ा किसको दिया जाता है। गोल्डन वीज़ा सिर्फ और सिर्फ हाई स्किल्ड लोगों को दिया जाएगा, जिसके अंदर यहाँ पर बोला गया यूएई गोल्डन वीज़ा उन लोगों को देगा जो कि यहाँ पर प्रोफेशनल्स होंगे, पीएचडी होल्डर्स होंगे, फिजिशियंस, इंजीनियर्स, उसके बाद यहाँ पर हाईली ग्रेजुएट लेवल्स के होंगे, प्लस उसके साथ साथ आर्टिस्ट्स होंगे, उसके साथ साथ यहाँ पर और भी मतलब जो आपको देखने को मिलेंगे, और भी स्किल्ड पर्सन्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे, उनको यहाँ पर ये वीज़ा दिया जाएगा। ये बेसिकली एलिजिबिलिटी होने वाली है। मतलब जितने भी एलिजिबिलिटी होगी, जितने भी लोगों को ये गोल्डन वीज़ा दिया जाएगा, वो बेसिकली यहाँ पर डॉक्टरेट डिग्रीज़ वाले होने चाहिए, मेडिकल डॉक्टर्स हों, बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियर्स हों। तो ये सब सेक्टर के अंदर दे रहे हैं हाई स्किल्ड लोगों को। तो मतलब इंडिया से हाई स्किल्ड लोगों को खींचने की कोशिश की जा रही है, बिल्कुल ऐसा ही है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आपको पता होगा कि यूएई आज के टाइम पर ज़्यादातर डिपेंडेंट है तेल के ऊपर। अब यूएई यहाँ पर अपने तेल के ऊपर से डिपेंडेंसी को पूरी तरह से ख़त्म कर रहा है। डिपेंडेंसी को ख़त्म कर कर अब कहाँ पे फोकस कर रहा है, वो फोकस यहाँ पर कर रहा है कि भाई जो हाई स्किल्स लोग हैं वो यहाँ पर आएँ कंट्री के अंदर, वो हमारे कंट्री के अंदर कंट्रीब्यूट करें। और आपको पता होगा ये जो कंट्रीज़ है वो ऐसा ही करती हैं, दूसरी कंट्रीज़ के अंदर से जो हाई स्किल्ड लोग हैं उनको अट्रैक्ट करने के लिए ऐसी स्कीम्स को लाया जाता है। जैसे एग्जांपल ले सकते हो यूएसए का। तो आज के टाइम पर भारत के बहुत सारे जो जीनियस माइंड्स हैं वो आप लोग देख पाओगे कि हाँ वो यूएस के अंदर हैं, यूएस के अंदर यहाँ पर वर्क कर रहे हैं, यूएस के लिए काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ पे एक तरीके से क्वालिटी ऑफ लाइफ का काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। वो लोग चाहते हैं कि हाँ मुझे बेटर ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ मिले, उसके बाद अच्छी सैलरी मिले, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर ये लोग प्रोवाइड करवाते हैं। वैसे ही यहाँ पर यूएई ने प्रोवाइड करवाया कि भाई गोल्डन वीज़ा स्कीम जारी कर दी। अब यहाँ पर आर्टिस्ट के कैटेगरी के अंदर ये एक्टर्स आते हैं, तो आर्टिस्ट की कैटेगरी के अंदर भी दिया है ताकि इनके वीज़ा का ज़्यादा से ज़्यादा एडवर्टीजमेंट हो जाए। जैसे यहाँ पर अब दिया गया संजय दत्त को दिया गया और भी बहुत सारे एक्टर्स को दिया गया, तो इससे यहाँ पर ज़्यादातर एडवर्टीजमेंट होता है, लोगों को इसके बारे में पता चलता है, तो लोग भी यहाँ पर क्या करते हैं, इस गोल्डन वीज़ा की तरफ अप्रोच करते हैं। क्लियर हुआ। तो इसका मैंने आपको बताया कि फ़ायदा किसको है, फ़ायदा यहाँ पर यूएई को है। तो हम लोग जैसा देख रहे हैं कि डेफिनेटली भारत के ऊपर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट ही पड़ रहा है ना। तो आप लोगों से एक छोटा सा क्वेश्चन ये बनता है कि इंडिया को क्या करना चाहिए ताकि यहाँ पर हम लोग जो भी हमारे इंटेलिजेंट माइंड्स हैं उनको अपने कंट्री के अंदर रखें। ठीक है, इंडिया किस किस चीज़ के ऊपर फोकस कर सकता है वो आपको कुछ पॉइंट्सों के अंदर बताने हैं। वो पॉइंट्स आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, ताकि हम लोग यहाँ पर जो लोग हैं उनको बाहर जाने से रोक सकें। जैसे आज के टाइम पर अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर लोग जाकर कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। आगे चलते हैं अगले आर्टिकल पर। आई होप आप लोगों को काफ़ी अच्छे से समझ में आ चुका है। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था जिसके बारे में काफ़ी चर्चा नहीं हो रही थी, तो इसको कवर करना भी ज़रूरी था। देन उसके बाद एक छोटा सा आर्टिकल आपको नीचे भी देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो बात की गई है वो ये है, जो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं एम.के. स्टालिन साहब, इन्होंने यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से बोला है काफ़ी सारी चीज़ों को देखते हुए। वो ये बोला कि हमें मदद करनी है श्रीलंका की। श्रीलंकन तमिल्स आज के टाइम पर काफ़ी हद तक परेशान हैं, उनको हम लोग एसेंशियल फूड भेज सकें तो उसके लिए हमें परमिशन दो। तो तमिलनाडु बेसिकली यहाँ पर इन्होंने क्या किया, एक मेमोरेंडम को सबमिट किया, और वो जो मेमोरेंडम है वो वहाँ के चीफ मिनिस्टर के थ्रू सबमिट किया गया हमारे प्राइम मिनिस्टर को, और सबमिट करते हुए काफ़ी सारी मांग करी है।
जैसे कि जीएसटी कंपनसेशन के पीरियड को इंक्रीज़ कर दिया जाए 2 साल से। प्लस यहाँ पर जो एक तरीके से और भी चीज़ें मेंशन करी गई जो श्रीलंका के अंदर आज के टाइम पर बहुत सारे तमिलियंस देखने को मिलते हैं, उन श्रीलंकन तमिलियंस को जो आज का तमिलनाडु है हमारी कंट्री का, वो सपोर्ट कर सके, तमिलनाडु काफ़ी सारा फूड भेज सके, क्योंकि श्रीलंका के अंदर बहुत सारे इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पर इनकी ये मांग रही है, तो उसके लिए यहाँ पर परमिशन मांगने के लिए आए हैं। साथ साथ इनका मेजर फोकस और भी चीज़ों के ऊपर है, जैसे कि कुंदाकुलम जो आज के टाइम पर न्यूक्लियर पावर प्लांट प्रोजेक्ट है, उसको लेकर काफ़ी हद तक प्रोटेस्ट होता है। वो इस चीज़ को लेकर होता है कि जो स्पेंट न्यूक्लियर फ्यूल है उसको इस प्लांट के अंदर ही स्टोर किया जा रहा है। तो बेसिकली यहाँ पर इनकी मांग ये है कि इस न्यूक्लियर फ्यूल को प्लांट के अंदर स्टोर ना किया जाए, इसको यहाँ पर रशिया भेज दिया जाए। ठीक है, ये यहाँ पर इनका मेजर फोकस है। तो काफ़ी सारी मांगे की गई हैं, जिसमें से मेजर चीज़ के ऊपर फोकस किया गया है वो श्रीलंका के तमिल्स। तो श्रीलंका के अंदर जो तमिलियंस हैं उनको सपोर्ट करने के बारे में चर्चा कर रहे हैं। आगे चलते हैं, ज़्यादा कुछ यहाँ पर डिटेलिंग है नहीं, मतलब इतना सही है जो ध्यान रख सकते हो, अदरवाइज़ कोई भी ऐसी बात नहीं है जो डायरेक्टली एग्जाम में पूछी जा सके। होता क्या है, ऐसे छोटे छोटे आर्टिकल्स फिर अगले दिन एडिटोरियल्स के अंदर आ जाते हैं, दैट इज़ वाई हम लोगों को ये कवर करना थोड़ा ज़रूरी हो जाता है। देन उसके बाद एक और छोटा सा आर्टिकल, लेकिन ये छोटा सा तो है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जीएस पेपर 2 से आप लोग डायरेक्टली इसको रिलेट कर सकते हो। तो सुप्रीम कोर्ट का यहाँ से स्टेटमेंट निकल कर आया है, वो ये है कि जो डैम सेफ्टी एक्ट है, डैम सेफ्टी एक्ट बेसिकली ये क्या है, ये जो एक्ट है कहीं ना कहीं विवाद को रोक सकता है, विवाद को ख़त्म कर सकता है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने थर्सडे में बोला और बताया कि भाई हाँ बिल्कुल डैम सेफ्टी एक्ट के क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। इनफैक्ट आपको पता होगा तमिलनाडु केरला के बीच में एक डैम को लेकर काफ़ी बड़ा विवाद रहता है और हमने काफ़ी बार उसका डिस्कशन किया है, वो है मुल्लापेरियार डैम। तो मुल्लापेरियार डैम को लेकर काफ़ी विवाद रहता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इस विवाद को एंड किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है इसी डैम सेफ्टी एक्ट के माध्यम से। अब डैम सेफ्टी एक्ट के अंदर क्या क्या बोला गया है वो सारी बातें यहाँ पर मेंशन्ड है, तो वो सारी बातें मैंने आप लोग को अलग से डिस्कस करके बताऊंगा, जो आपको नीचे दिख रहा होगा। तो इसके बारे में चर्चा करते हैं। इस आर्टिकल को जीएस पेपर 3-2 दोनों से रिलेट कर सकते हो। सबसे पहली बात यहाँ पर ये जो एक्ट है इसके मतलब बेनिफिट्स क्या देखने को मिलेंगे, इसके फीचर्स क्या देखने को मिलेंगे। इस एक्ट के अंदर चर्चा की गई है, एक कमेटी होगी डैम सेफ्टी को लेकर, मतलब जो बांध होता है उसकी सेफ्टी के ऊपर देखने के लिए, ध्यान रखने के लिए कमेटी बनाई जाएगी। ये जो कमेटी होगी इसको बनाया जाएगा और इसको चेयर किया जाएगा सेंट्रल वाटर कमीशन के चेयरपर्सन के थ्रू। इस कमेटी का फंक्शन क्या होगा, इस कमेटी का मेजर फंक्शन ये होगा कि जो डैम है, डैम को फेल मारने से रोका जा सके, डैम को अच्छे से एनालाइज किया जा सके, ठीक है, डैम फेलियर्स को रोक सकें, सजेशन दे सके कि हाँ बिल्कुल डैम के अंदर क्या क्या बदलाव कर सकते हैं। तो ये कमेटी बेसिकली डैम को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाएगी, क्योंकि तमिलनाडु केरला के बीच में भी जो ये डैम है वो 126 साल पुराना डैम है, जिसको लेकर विवाद रहता है। वो डैम इतना पुराना हो चुका है, क्रैक्स आ चुके हैं, तो केरला बोलता है भाई चटक गया जिस दिन भी, तो उस दिन यहाँ पर केरला के अंदर एक बहुत बड़ा क्राइसिस आ जाएगा। तो इसको लेकर आप कह सकते हो ये डैम सेफ्टी बिल, ये एक्ट जो है बेसिकली अच्छे से काम कर सकता है। ये जो कमेटी अच्छे से रिकमेंडेशन दे सकती हैं, फिर उसके ऊपर काम किया जा सकता है। तो यही यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये जो एक्ट है काफ़ी अच्छा काम कर सकता है। तो अभी इस एक्ट के बारे में सारी बातें खत्म नहीं हुई हैं। पहली चीज़ आपने समझ लिया कि पहली चीज़ तो इसके अंदर यह है कि भाई एक कमेटी होगी, कमेटी का क्या काम होगा। दूसरा यहाँ पर बोला गया इस एक्ट के अंदर नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी होगी, ठीक है। इसके अंदर ये जो अथॉरिटी बनाई जाएगी बेसिकली यहाँ पर इसको हेड किया जाएगा एक ऑफिसर के थ्रू, और उस ऑफिसर की जो रैंक है वो एडिशनल सेक्रेटरी की रैंक से नीचे नहीं होनी चाहिए, मतलब एक हाईली ऑफिसर वहाँ पर देखने को मिलेगा। प्लस ये जो डैम सेफ्टी अथॉरिटी होगी इसका मेजर काम क्या होगा, इसका मेजर काम क्या होगा, वो ये होगा कि जो अलग अलग पॉलिसीज़ हैं उनको लागू करना, ठीक है। मतलब कि जैसे कि नेशनल कमेटी ऑन डैम सेफ्टी, जो अलग अलग कमिटीज़ लेकर आ रही हैं चीज़ें, वहाँ पर उनको लागू करना। प्लस जो बड़े बड़े विवाद देखने को मिलते हैं स्टेट डैम सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशंस और अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में, उसको रोकने का काम करेगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो स्टेट डैम सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन है, बेसिकली नाम से पता चल रहा है राज्यों के लिए बनाया गया है, ठीक है। ये अब पर्टिकुलरली स्टेट्स के ऊपर फोकस करता है। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका मेजर काम ये रहेगा कि जो भी राज्यों के अंदर डैम बना हुआ है उसके ऊपर प्रॉपर निगरानी रखी जा सके, उसको मेंटेन किया जा सके। तो ये सारा काम रखा जाएगा, सारा डेटाबेस अपने डैम्स का अपने पास रखें, सारा डेटा कलेक्ट करके रखें। क्लियर हुआ। उसके बाद यहाँ पर क्या बोला गया, अब जो डैम का ओनर होगा उसकी भी कुछ जिम्मेदारियाँ होंगी, वो भी यहाँ पे बताया गया। उसकी जिम्मेदारियाँ ये होंगी भाई डैम को बार बार चेक किया जा सके, मॉनसून का सेशन आ चुका है तो वहाँ पर चेक किया जा सके। मतलब कि आप कह सकते हो कि मान लो कोई अर्थक्वेक आया, कोई भूकंप आया, उसके बाद जाकर डैम को देख लो कहीं डैम के अंदर कोई कमी तो नहीं है, कोई बाढ़ आ गई तो उसके बाद डैम को जाकर देख लो। तो जिससे क्या होगा, हम लोग को चीज़ें पता चल जाएंगी तो उसके लेकर एक ना एक स्टेप उठाया जा सकता है, क्राइसिस को रोका जा सकता है।
ये सारी बातें यहाँ पर डैम के अंदर बताई गई हैं। अब कहोगे इतना ज़्यादा फोकस क्यों दिया जा रहा है डैम के ऊपर? तो फोकस देने के पीछे का पता है कारण क्या है? कि भारत के अंदर बहुत सारे डैम हैं जिसमें से आधे से ज़्यादा 100 साल पुराने डैम हैं, इस वजह से इतना फोकस दिया जा रहा है। अगर हम लोग बात करें डैम सेफ्टी को लेकर, भारत काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स फेस करता है। क्यों? क्योंकि इंडिया थर्ड लार्जेस्ट डैम ओनिंग कंट्री है, मतलब कि आप कह सकते हो तीसरे नंबर पर आने वाला देश है जहाँ पर सबसे ज़्यादा डैम पाए जाते हैं। लगभग 5,745 रिजर्वोयर हमारे देश में देखने को मिलेंगे, जिसमें से 293 मतलब आसपास कह सकते हो 300 के आसपास जो डैम है वो 100 साल पुराने हैं। और लगभग यहाँ पर बताया गया जो 25% डैम्स हैं उनकी एज 50 से 100 साल की है। मतलब कुछ तो 100 साल 300 के आसपास 100 साल पुराने हैं और बाकी 25% जो बांध है वो 50 से 100 साल पुराने हैं। तो अपने आप में ये बहुत ज़्यादा कंसर्न वाली बात बन जाती है। प्लस उसके बाद जो 80% डैम है वो भी 25 साल पुराने आपको देखने को मिल जाएंगे। तो बहुत सारे डैम बहुत सालों पुराने हैं, इसी वजह से इम्पॉर्टेंट है डैम सेफ्टी बिल का होना। और इसके बाद ये भी बताया गया कि अगर हम लोग अपना इतिहास देखें तो भारत की आज़ादी के बाद लगभग 40 डैम कोलैप्स हुए हैं, 40 डैम टूटे हैं, जिसमें से एक सबसे बड़ा डिज़ास्टर हुआ था गुजरात के अंदर 1979 में, जहाँ पर हज़ारों लोगों की जान चली गई थी इस डैम डिज़ास्टर की वजह से। तो नंबर ऑफ़ चैलेंजेस हैं, ऑब्वियस सी बात है, इसी वजह से डैम सेफ्टी की रिक्वायरमेंट हम लोग को पड़ जाती है। आई होप आप लोग यहाँ पर इसके बारे में समझ गए होंगे ये एक्ट क्या है और एक्ट कैसे काम कर सकता है, ये यहाँ पर बताया गया। तो ये एक्ट बेसिकली यहाँ पर मेंटेन करेगा डैम को, एक कमेटी होगी डैम के लिए, वो मैंने आपको बता दी है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन आपको देखने को मिल जाएगा। आगे चलते हैं अगले आर्टिकल पर। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल में बात की गई है डिप इन चिलिकास लेक डॉल्फिन पॉपुलेशन। अब ये क्या है कि देखो जो चिलिका लेक है वहाँ पर डॉल्फिन की पॉपुलेशन लगातार कम हो रही है। कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट से इसको रिलेट कर सकते हो। अगर हम लोग ओवरऑल सिनेरियो देखें, जो डॉल्फिन की पॉपुलेशन है, डॉल्फिन की प्रजातियां हैं ओडिशा कोस्ट पर, वो ओवरऑल तो बड़ी हैं, आपको ध्यान रखना है। मतलब सारी जनसंख्या तो मिलाकर देखें तो लगातार इंक्रीज़ हुई है, बट स्पेसिफिकली जो चिलिका लेक है, चिलिका लेक पर यहाँ पर इन डॉल्फिन, खासकर कौन सी वाली डॉल्फिन? एरावडी डॉल्फिन। डॉल्फिन भी अलग अलग प्रकार की हैं, जो एरावडी डॉल्फिन है इसकी संख्या थोड़ी सी कम हुई है चिलिका लेक पर, यह इन्फॉर्मेशन निकल कर आती है। क्लियर हुआ? बाकी ओवरऑल डेटा देखें तो ये जो डॉल्फिन्स है बेसिकली इनका जो पॉपुलेशन है वो 2021 के अंदर 544 हुआ करता था, 2022 में 726 है। तो ऑब्वियस सी बात है पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुई है। लेकिन जब बात करते हैं चिलिका लेक की तो वहाँ पर जो एरावडी डॉल्फिन है इसकी प्रजाति, इसकी जो पॉपुलेशन है, जो जनसंख्या है वो कम हुई है। ठीक है, बाकी आप लोग यहाँ पर देख सकते हो जब हम लोग बात करते हैं डॉल्फिन की, तो डॉल्फिन की आपको 6 स्पीशीज़ देखने को मिलती हैं। एक है एरावडी, देन उसके बाद यहाँ पर बॉटल नोज, देन हम्प बैक, देन स्ट्रिप्ड फिनलेस, देन उसके बाद स्पिनर डॉल्फिन्स आपको ये देखने को मिल जाती हैं। तो यहाँ पर अलग अलग प्रजातियाँ हैं जिनको देखा जा गया है इस लेक के आसपास। तो आई होप आप लोग इसके बारे में समझ गए होंगे। क्लियर हुआ? बाकी सारा डेटा बताया गया है कि इस वाले प्रजाति की जो जनसंख्या है वो कितनी थी, अब कितनी हुई है। तो ऑब्वियस सी बात है अलग अलग प्रजाति की जनसंख्या पढ़ने की आवश्यकता है नहीं। अब बात यहाँ पर ये करते हैं, ये जो चिलिका लेक है, पहली चीज़ तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी चिलिका लेक के बारे में जानना। चिलिका लेक जो है ये पूरे एशिया का एक लार्जेस्ट आपको लेक देखने को मिलता है और दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट लगून देखने को मिलता है। इसी वजह से ये इंपॉर्टेंट है। 1981 में चिलिका लेक को डेजिग्नेशन दिया गया था भारत का पहला इंडियन वेटलैंड। ठीक है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। रामसर कन्वेंशन में भारत का पहला इंडियन वेटलैंड जो है वो चिलिका लेक को दिया गया। उसके बाद चिलिका लेक पर काफ़ी सारी अलग अलग बर्ड्स भी उड़कर आती हैं अलग अलग देशों से, जिसको हम लोग माइग्रेटरी स्पीशीज़ बोलते हैं। प्लस चिलिका लेक पर सबसे बड़ा अट्रैक्शन क्या है? वो है एरावडी डॉल्फिन्स, जिनकी जनसंख्या कम हुई है, जिसको लेकर यहाँ पर चर्चा की जा रही है आर्टिकल में। तो एरावडी डॉल्फिन्स की यहाँ पर पॉपुलेशन कम हुई है, तो यही सबसे बड़ा अट्रैक्शन है चिलिका लेक पर। प्लस यहाँ पर जो चिलिका लेक है, यहाँ पर आपको कालीजाई टेम्पल भी देखने को मिल जाएगा, ये लोकेटेड है आइलैंड पर। उसके बाद काफ़ी सारी माइग्रेटरी स्पीशीज़ जैसे मैंने आपको बताया आती हैं, बहुत सारी जो बर्ड्स वगैरह हैं वो यहाँ पर आती हैं, बहुत सारी व्हेल भी आती हैं और बहुत सारी यहाँ पर डॉल्फिन वगैरह भी आती हैं, अलग अलग जगह से ट्रैवल करती हुई आती हैं, ऐसा यहाँ पर बताया गया। क्लियर हुआ? उसके साथ साथ हम यहाँ पर बात कर रहे हैं एरावडी डॉल्फिन की। तो एरावडी डॉल्फिन को लेकर भी 2-4 चीज़ें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं। एरावडी डॉल्फिन के बारे में बात करें तो इसका साइंटिफिक नेम क्या है? तो साइंटिफिक यहाँ पर नेम है इसका ओरेकेला ब्रेविरोस्ट्रेस करके यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर हम लोग बात करें ये जो डॉल्फिन है ये ज़्यादातर पाई जाती है साउथ और साउथ ईस्ट एशिया के अंदर। लगभग यहाँ पर 3 नदियों के अंदर पाई जाती है, म्यांमार की एरावडी और इंडोनेशिया की यहाँ पर महाकम और चाइना की मैकोंग, इनके अंदर यहाँ पर ये डॉल्फिन पाई जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है जो कि डायरेक्टली क्वेश्चन में पूछा जाता है, वो यहाँ पर इस पर्टिकुलर जानवर का IUCN स्टेटस क्या है। ऐसे डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं जो कि मैंने आपके साथ डिस्कस भी किया है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। तो यहाँ पर इस एरावडी डॉल्फिन का जो IUCN रेड लिस्ट के अंदर स्टेटस है वो एंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर है, अगेन खतरे में है, बचाने की आवश्यकता है इसको, ये हम लोग कह सकते हैं।
इसकी जो टोटल जो इसकी जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, वो लगभग 7,500 से कम है, जिसमें से ज़्यादातर डॉल्फिन्स आपको बांग्लादेश में ही देखने को मिल जाएंगी और फिर कुछ डॉल्फिन्स आपको चिलिका लेक पर देखने को मिलती हैं। आई होप आप लोग को सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिल चुकी है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। देन उसके बाद एक छोटा सा आर्टिकल है जो कि वर्ल्ड पेज पर मेंशन्ड है कि रशिया भाई रेडी हो चुका है डोनबास रीजन को स्ट्राइक करने के लिए। अभी क्या है आपको पता होगा कि कल मैंने एक आर्टिकल डिस्कस किया था जहाँ पे बोला जा रहा था कि यूक्रेन से काफ़ी सारी जो रशियन की फोर्सेस है, रशियन जो ट्रूप्स हैं, वो अभी चेर्नोबिल प्लांट को लीव कर रहे हैं, चेर्नोबिल प्लांट को छोड़कर जा रहे हैं। चेर्नोबिल प्लांट आपको यूक्रेन में देखने को मिलेगा, लेकिन यूक्रेन की तरफ से स्टेटमेंट आया कि भाई चेर्नोबिल प्लांट छोड़कर अभी क्या हो रहा है, जो डोनबास रीजन है, डोनबास रीजन के ऊपर अटैक करने की पूरी तरह से तैयारी है। रशिया यहाँ पर पूरी तरह से तैयार हो चुका है कि डोनबास रीजन के ऊपर अटैक किया जाए। बाकी डोनबास रीजन क्या है मैं आप लोगों को थोड़ा सा, हाँ एक चीज़ और, चिलिका लेक कहाँ पर है तो आप लोग देख पाओगे ओडिशा के कोस्ट पर आपको यहाँ पर चिलिका लेक देखने को मिल जाती है। अब लोकेशन लगाई थी मुझे ध्यान नहीं रहा, ये यहाँ पर डॉल्फिन का पिक्चर भी लगाया हुआ था। अभी फ़िलहाल हम लोग बात कर रहे हैं किसी की, हम लोग बात करें डोनबास रीजन की। तो आपको यहाँ पर मैप देखने को मिलेगा, इधर यूक्रेन इधर रशिया, ये वाला रीजन डोनबास रीजन है। यहाँ पर अटैक के लिए रेडी है रशिया, ऐसा यहाँ पर यूक्रेन का स्टेटमेंट निकल कर आया है। बस खाली स्टेटमेंट है, ज़्यादा डिटेलिंग इसकी करनी नहीं है हम लोगों को भी। आगे चलते हैं उसके बाद अगले आर्टिकल पर। नौ आते हैं पेज नंबर 8 के ऊपर, दैट इज़ एडिटोरियल सेक्शन। और आज हमारे पास 4 एडिटोरियल पर्टिकुलरली डिस्कस करने के लिए, यहाँ पर आप देख पाओगे चारों एडिटोरियल इंपॉर्टेंट है। पहला आर्टिकल यहाँ पर ये वाला है, ये बात करता है क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल 2022 के बारे में। तो डिस्कस करेंगे इस बिल के बारे में, क्या चर्चा की गई है, रिसेंटली इस बिल को लाने के बारे में डिस्कशन हुआ। प्लस ऑथर यहाँ पर बोलते हैं कि ये जो बिल है ये डायरेक्टली कहीं ना कहीं अटैक है प्राइवेसी के ऊपर। तो वो हम लोग समझेंगे कि कैसे अटैक है प्राइवेसी के ऊपर, क्योंकि आप इस बिल को समझ जाओगे तो डेफिनेटली सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बाकी हम लोग पिछले कुछ टाइम से लगातार चर्चा कर रहे थे बिम्स्टेक की मीटिंग, बिम्स्टेक की मीटिंग। तो बिम्स्टेक की मीटिंग हो चुकी है और बिम्स्टेक की मीटिंग में क्या क्या डिस्कशन हुआ है वो इस पर्टिकुलर एडिटोरियल के अंदर डिटेल से बताया गया। वो सारी बातें एक एक करके हम लोग जानेंगे। एक काफ़ी अच्छा और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है। देन उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे एक आर्टिकल देखने को मिलेगा, इंडिया नेपाल के रिलेशंस के बारे में डिस्कशन किया गया है कि हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि हम लोग इंडिया नेपाल के टाइज को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। क्योंकि अभी जो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर हैं शेर बहादुर देउबा साहब, ये इंडिया के विजिट पर आ रहे हैं। तो इसी वजह से काफ़ी इंपॉर्टेंट है हम लोग दोनों के रिलेशंस को इम्प्रूव कर पाएँ। देन उसके बाद एक एडिटोरियल आपको ये देखने को मिलेगा, असम मेघालय बॉर्डर डिस्प्यूट्स के बारे में चर्चा की गई है और इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व किया गया। प्लस ऐसे ही हम लोग को और भी स्टेट्स के डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना चाहिए, वो यहाँ पर बताया गया। तो डिस्कस करेंगे आखिरकार ये डिस्प्यूट है क्या। तो इस पेज के चारों ही एडिटोरियल आज काफ़ी अच्छे हैं, मतलब एग्जाम पर्सपेक्टिव है। उसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे, जैसा कि आपको पता है फ्राइडे है, फ्राइडे में जो अगला पेपर होता है ओपेड का, इस पर एक इंटरव्यू आता है। ठीक है, यहाँ पर ये दो व्यक्ति आपस में बातचीत कर रहे हैं, इंटरव्यू कर रहे हैं। तो आप लोग चाहो तो उसको पढ़ सकते हो, अदरवाइज यहाँ पर इसको स्किप कर सकते हो। तो फ्राइडे में यही देखने को मिलता है। तुम्हारे पास आज यही यहाँ पर कुछ पोर्शन है डिस्कस करने के लिए। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने, चलो इसी आर्टिकल से स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे बात की गई है कोहेशन और कोऑपरेशन को लेकर। तो बोला गया कि अभी बिम्स्टेक की मीटिंग देखने को मिली है, तो उस बिम्स्टेक की मीटिंग में क्या क्या डिस्कशन हुआ ये आपको पता होना चाहिए। प्लस आप लोग उसको कैसे लिख सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो वो कैसे लिख सकते हो वो सारी बातें आपको नीचे दिख रही होगी यहाँ पर। तो पहली चीज़ तो इस आर्टिकल को आप लोग जीएस पेपर 3 से रिलेट कर सकते हो। सिलेबस के अंदर अलग अलग टॉपिक्स हैं, ग्रुपिंग्स एंड एग्रीमेंट्स करके, और प्लस ग्लोबल ग्रुपिंग्स का टॉपिक भी देखने को मिलेगा। कॉन्टेक्स्ट क्या है, तो न्यूज़ ये निकल कर आती है कि भाई जो बिम्स्टेक है, फुल फॉर्म इसकी है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो इनका 5वां समिट हुआ और ये समिट हुआ है श्रीलंका के कोलंबो के अंदर, और इस समिट को यहाँ पर श्रीलंका ने होस्ट किया। ये 5वां समिट था, ध्यान रखना। क्लियर हुआ, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ये भी मेंशन किया गया, ये 5वां समिट था। अब होता क्या है यहाँ पर, इस मीटिंग की फाइंडिंग्स क्या क्या हैं, इसके हाइलाइट्स क्या क्या हैं। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर बिम्स्टेक चार्टर के बारे में चर्चा की गई है। देखो ये जो बिम्स्टेक चार्टर है ये मेजर आउटकम है इस पूरे समिट का। इस चार्टर के अंदर बोला गया जो मेंबर्स होंगे, ये जो मेंबर्स हैं यहाँ पर क्या करेंगे, ये हर 2 साल में एक बार मिलेंगे। तो अभी तक तो ऐसा नहीं था, तो अभी क्या होगा, ये जो मेंबर्स हैं ये यहाँ पर हर 2 साल में एक बार मिलने के बारे में देखेंगे। हाँ, अब हर 2 साल में एक बार मिलेंगे तो ऑब्वियस सी बात है काफ़ी सारी चीज़ें डेवलप होती हुई नज़र आने वाली हैं इन ग्रुप के बीच में। उसके बाद और क्या बताया गया
कि देखो इस चार्टर के साथ साथ बोला गया जो बिम्स्टेक है, बिम्स्टेक को अब एक खुद की इंटरनेशनल पर्सनैलिटी मिल जाएगी। इन्होंने अपना खुद का एम्बलम रख लिया है, खुद का फ्लैग चूज़ कर लिया है, तो एक इंटरनेशनल पर्सनैलिटी इनको मिल चुकी है। प्लस उसके साथ साथ यहाँ पर बताया गया इनको फॉर्मली यहाँ पर इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें बता दी हैं, प्लस काफ़ी सारे प्रिंसिपल्स यहाँ पर बताए हैं जो कि यहाँ पर ये लोग फॉलो करने वाले हैं। ये कंट्रीज़ यहाँ पर अपने प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगी, ऐसा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। वो प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं आप लोगों को इस पिक्चर में देखने को मिल जाएगा। ये जो पिक्चर है इसके अंदर सारी बातें बताई गई हैं। पहली चीज़ मैं आप लोगों को बिम्स्टेक के बारे में थोड़ा सा और बता दूं। बिम्स्टेक के अंदर आपको ये सारे देश देखने को मिलते हैं जो कि यहाँ पर मेंशन्ड आपको देखने को मिलेंगे। इंडिया है बिम्स्टेक में, उसके बाद नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और श्रीलंका। इन 7 कंट्रीज़ का ग्रुप है ये बिम्स्टेक। क्लियर हुआ? बाकी आप लोग यहाँ पर एक बार अच्छे से इसको देख सकते हो। बिम्स्टेक का पहला समिट हुआ था थाईलैंड के अंदर में, यह आप लोग को ध्यान रखना है। फिर उसके बाद बिम्स्टेक को फाउंड किया गया था 1997 में बैंकॉक डिक्लेरेशन के माध्यम से, ये भी आप लोग को ज़रूर ध्यान रखना है। और इनका मेजर काम क्या है? इनका मेजर काम यह है कि ये 7 कंट्रीज़ मिलकर फोकस करें पर्टिकुलरली 6 चीज़ों के ऊपर। वो 6 चीज़ें क्या क्या हैं? ट्रेड यानी व्यापार, उसके बाद टेक्नोलॉजी, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म और फिशरीज़ के ऊपर मेजर फोकस करने का ये काम करते हैं। क्लियर हुआ? बाकी यहाँ पर अभी हमने डिस्कस किया कि इस मीटिंग के अंदर बोला गया कि कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन तैयार कर लिए गए हैं जो कि अलग अलग जो कंट्रीज़ हैं वो अलग अलग फॉलो करेंगी। जैसे इंडिया को यहाँ पर मेजर फोकस रहने वाला है सिक्योरिटी के ऊपर, बांग्लादेश का मेजर फोकस रहने वाला है ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, डेवलपमेंट को लेकर, भूटान का मेजर फोकस रहने वाला है एनवायरमेंट और क्लाइमेट चेंज को लेकर, म्यांमार का मेजर फोकस रहने वाला है एग्रीकल्चर और फूड सिक्योरिटी को लेकर, नेपाल का मेजर फोकस रहने वाला है पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट को लेकर, कल्चरल टूरिज्म, पीपल्स टू पीपल कॉन्टैक्ट को लेकर, श्रीलंका का साइंस टेक और इनोवेशंस के ऊपर रहने वाला है, थाईलैंड का कनेक्टिविटी के ऊपर यहाँ पर फोकस रहने वाला है। तो कंट्रीज़ को यहाँ पर कौन कौन सा सेक्टर मिला है वो बेसिकली यहाँ पर आप देख पाओगे जिसको लेकर काम करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पर क्या बोला गया, कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो तय कर लिए गए हैं जो कि यहाँ पर ये कंट्रीज़ फॉलो करेंगे अलग अलग, ये आपको क्लियर हो चुका है। बाकी यहाँ पर ये बोला गया कि वही जैसे मैंने आपको बताया कि हाँ इंडिया ने अपनी लीडरशिप जो है यहाँ पर मेंटेन करी है किसी इसके अंदर, सिक्योरिटी पिलर्स के अंदर अलग अलग यहाँ पर टॉपिक्स दिए गए हैं अलग अलग कंट्रीज़ को, जैसा हम लोगों ने अभी देखा है। ठीक है, जो मेंबर कंट्रीज़ हैं वो अगले पॉइंट में ये भी मेंशन किया गया। देन उसके बाद यहाँ पर एक और मेजर फोकस रखा गया है, वो यहाँ पर यह है कि ये मास्टर प्लान फॉर ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी को लेकर चर्चा करी गई है। ये जो 5वां समिट हुआ है इन्होंने यहाँ पर आप कह सकते हो पूरी तरह से फोकस किया कि कैसे हम लोग ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं अपने कंट्रीज़ के बीच में। ठीक है, ये यहाँ पर बोला गया डोमेस्टिक कनेक्टिविटी को कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं। प्लस और भी अलग अलग अग्रीमेंट साइन करे गए इन कंट्रीज़ के बीच में। ट्रीटी और ऑन म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस को साइन किया गया कि क्रिमिनल मैटर्स के ऊपर ये कंट्रीज़ मिलकर काम करेंगी, कोई भी अगर क्रिमिनल मैटर होगा तो। प्लस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर इसके ऊपर भी फोकस किया गया है, ये यहाँ पर बोला गया। प्लस बोला गया इंडिया जो है बिम्स्टेक सेक्रेटेरिएट को लगभग $1 मिलियन प्रोवाइड करवाने वाला है ताकि बिम्स्टेक का जो ऑपरेशनल बजट है वो और ज़्यादा बढ़ जाए। ये यहाँ पर इस मीटिंग के अंदर हुआ। आई होप आप लोगों को इस मीटिंग के बारे में सारी बातें क्लियर हो चुकी है कि बिम्स्टेक की क्या मीटिंग हुई है, प्लस यहाँ पर इनका चार्टर का क्या फोकस है। इंडिया का जो डिसीजन है वो एक तरीके से सिक्योरिटी पिलर की तरफ यहाँ पर लीड करता है, मतलब भारत सिक्योरिटी को लेकर यहाँ पर ज़्यादातर फोकस करता है। उसके बाद इस मीटिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं मैंने आप लोगों को ये भी बता दिया है। प्लस उसके बाद यहाँ पर कौन कौन सी कंट्रीज़ का किसका क्या मेजर फोकस है वो यहाँ पर डिस्कशन में बताया गया, वो हम लोगों ने इसको कवर किया। उसके बाद क्या क्या मीटिंग के अंदर बताया गया ये हम लोगों ने चर्चा करी है। प्लस यहाँ पर अभी कनेक्टिविटी वगैरह के ऊपर फोकस किया गया, ये हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया है। तो ये कुछ चीज़ें थी मतलब जो डायरेक्टली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बिम्स्टेक समिट के अंदर जो भी चर्चा हुई है वो आप लोगों को यहाँ पर डायरेक्टली पता चल चुकी है। देन उसके बाद आते हैं अगले एडिटोरियल पर। नेक्स्ट एडिटोरियल में स्टेप बाय स्टेप करके यहाँ पर चर्चा की गई है, वो यह है कि असम और मेघालय का जो बॉर्डर डिस्प्यूट है, बहुत साल पुराना 50 साल पुराना बॉर्डर डिस्प्यूट है, अभी ये बॉर्डर डिस्प्यूट थोड़ा सा रिजॉल्व होता हुआ नजर आया है। हुआ क्या, ट्यूसडे में अग्रीमेंट हुआ असम और मेघालय के बीच में और इन्होंने अपने जो बॉर्डर डिस्प्यूट है, बाउंड्री डिस्प्यूट है, इसको एंड कर दिया। लगभग 12 जगह पर डिस्प्यूट रहता है जिसमें से अभी 6 जगह पर डिस्प्यूट को ख़त्म किया गया। ये जो अग्रीमेंट है ये साइन किया गया असम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा और साथ ही साथ यहाँ पर मेघालय की काउंटर पार्ट कॉनराड संगमा के थ्रू। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पर ये अग्रीमेंट साइन किया, होम मिनिस्टर के प्रेजेंस में ये काम किया गया है और साथ ही साथ यहाँ पर इन स्टेट्स के बीच में जो यहाँ पर प्रॉब्लम्स थी उनको रिजॉल्व किया गया। खासकर कहाँ पर कौन कौन से एरिया को कवर किया गया, तो इन दोनों स्टेट के बीच में ताराबरी, गिजांग, हाइम, उसके बाद बोकलापरा, देन उसके बाद यहाँ पर खानापारा आपको देखने को मिलेगा। कुछ एरियाज़ ये हैं जहाँ पर अभी रिजोल्यूशन लाया गया, जहाँ पर हमेशा विवाद रहता था, इन विवाद को अभी सॉल्व किया गया।
अब एक एक करके डिस्कस करते हैं आखिरकार क्या है ये बॉर्डर डिस्प्यूट। इस आर्टिकल को आप लोग सिंपली जीएस पेपर 2 से रिलेट कर सकते हो। इंटर स्टेट रिलेशंस का टॉपिक आपको सिलेबस के अंदर देखने को मिलेगा, यहाँ से रिलेट किया जा सकता है। असम मेघालय के बारे में अगर हम लोग बात करें तो असम मेघालय दो राज्य जो कि यहाँ पर एक काफ़ी लंबा चौड़ा बॉर्डर शेयर करते हैं। 885 किलोमीटर्स का लंबा चौड़ा बॉर्डर शेयर करते हैं दोनों स्टेट्स, ठीक है। और आज के टाइम पर अगर हम लोग बात करें तो लगभग 12 ऐसी जगह हैं जहाँ पर दोनों के बीच में डिस्प्यूट रहता है, जिसमें से 6 जगह पर अभी डिस्प्यूट्स को सॉल्व किया गया। वो 12 जगह कौन कौन सी हैं तो आप लोग यहाँ पर देख पाओगे। इधर ताराबरी, गजंग, हहीम, लांगपी, बोरद्वार, बोकलापारा, नौंगवा, मतामपुर, बहुत सारे आपको ये देखने को मिलेंगे। ब्लॉक 1, ब्लॉक 2 करके या आपको एरियाज़ देखने को मिल जाएंगे। तो इन सारे एरियाज़ पर दोनों स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट रहता है। अब बात करते हैं हम लोग मेघालय की। तो जब भी आप लोग नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को देखते हो तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जो बहुत सारे स्टेट निकल कर आए वो ज़्यादातर स्टेट्स आपको असम के अंदर से ही निकलते हुए आके नज़र आएंगे, ठीक है। जो मेघालय है वो भी असम में से ही निकल कर आया है। असम रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1971 आया था, उसके माध्यम से मेघालय निकल कर आया असम में से, प्लस और भी बहुत सारे राज्य इसे असम के अंदर से निकल कर आए, ठीक है। अब क्या होता है, असम के अंदर से ही निकल कर आए क्योंकि असम एक बहुत बड़ा हिस्सा हुआ करता था एक टाइम पर। जब इसमें से निकले तो इससे क्या हुआ, इसी की वजह से काफ़ी सारे विवाद बने हुए हैं, बॉर्डर को लेकर डिस्प्यूट बने हुए हैं। अब पर्टिकुलरली डिस्प्यूट किस चीज़ को लेकर है, जैसे मैंने अभी आपको काफ़ी सारे नाम बताए थे कि हाँ इन जगह के लेकर काफ़ी डिस्प्यूट देखने को मिलता है इन दोनों स्टेट में। डिस्प्यूट बस खाली यह है कि यहाँ पर दोनों स्टेट्स के थ्रू क्लेम किया जाता है कि ये जगह मेरी है, ये हिस्सा हमारी टेरिटरी का है, और दूसरी तरफ से दूसरा स्टेट बोलता है नहीं ये हिस्सा तुम्हारा नहीं है, ये हमारी टेरिटरी का हिस्सा है। तो इसी को लेकर ये विवाद देखने को मिलता है। क्लियर हुआ। बाकी मेजर ऑफ पॉइंट ऑफ कंटेंशन की अगर हम लोग बात करें, विवाद कहाँ पर होता है, विवाद बेसिकली यहाँ पर दोनों स्टेट्स में लांगपी वाले रीजन को देखने को मिलता है। लांगपी वाला रीजन जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को एक मैप में दिखाया, एक सेकेंड, एक मैप मैंने लगा रखा है, वो मैप आप और देख लो, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये सारे तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हो गए, सिक्किम, असम, मेघालय। अभी हम लोग बात कर रहे हैं असम और मेघालय की। ऊपर आपको असम नज़र आएगा, नीचे आपको मेघालय देखने को मिलेगा, ठीक है। एक सेकेंड और रुक जाओ, ये एक पिक्चर मैंने और लगा रखा था जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो यहाँ पे ये वाला है। ये आप लोग देख पाओगे, ऊपर असम है, नीचे मेघालय है, इनके बीच में ये जो एरिया है लांगपी वाला, इसको लेकर काफ़ी डिस्प्यूट रहता है दोनों स्टेट्स के बीच में। तो अभी यहाँ पर मेजर जो डिस्प्यूट है वहाँ पर देखने को मिलता था। क्लियर हुआ। बाकी अगर हम लोग बात करें तो असम यहाँ पर बोलता है कि कुछ हिस्से हैं जो कि मेरे हैं, बाकी मेघालय बोलता है अगर ऐसा है तो यहाँ पर बहुत सारे हिस्से हैं जो कि हमारे हैं। अगर हम लोग बात करें तो ये मतलब काफ़ी विवाद बन चुका है। लांगपी वाला एरिया जो कि मैंने आप लोगों को मैप में दिखाया, ये बेसिकली एक हिस्सा हुआ करता था कामरूप डिस्ट्रिक्ट का ब्रिटिशर्स के टाइम पर। अब क्या होता है, आज़ादी के बाद यहाँ पर ये हिस्सा बन जाता है मेघालय का। तो असम बोलता है ये तो हमारा हिस्सा हुआ करता था, तो मेघालय बोलता है कि अच्छा ऐसा है तो फिर अभी बहुत सारे हिस्से ऐसे हैं, ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ऐसे काफ़ी सारे रीजन हैं जो कि मेघालय का हिस्सा हुआ करते थे एक टाइम पर, तो वो मेघालय को मिलना चाहिए। इसी को लेकर विवाद बढ़ जाता है। तो अभी क्या हुआ, इन विवाद को सॉल्व करने के लिए क्या काम कर रहे हैं दोनों स्टेट्स, तो दोनों स्टेट्स के माध्यम से यहाँ पर एक बॉर्डर डिस्प्यूट सेटलमेंट कमेटी को बनाया गया, जो कि यहाँ पर दोनों स्टेट्स के बॉर्डर को रिजॉल्व करने का काम करेगी, ठीक है। ये यहाँ पर फोकस में रखा गया। साथ ही साथ यहाँ पर ये भी डिसाइड किया गया कि हम लोग 2 अलग अलग रीजनल कमिटीज़ को यहाँ पर, ये जो कमेटी है इनको सेटअप करेंगे, ताकि क्या होगा, वो बॉर्डर डिस्प्यूट के ऊपर फोकस करेंगी और बॉर्डर डिस्प्यूट्स को हम लोग रिजॉल्व कर पाएंगे। प्लस यहाँ पर और क्या बोला गया कि आप लोग यहाँ पर देख पाओगे असम और दूसरे भी एरियाज़ के साथ डिस्प्यूट देखने को मिलता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है जब आप लोग यहाँ पर ये वाला मैप देखोगे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट वाला, तो जैसे मैंने आपको बोला असम में से बहुत सारे राज्य निकल कर आते हैं, ठीक है, जिसमें से यहाँ पर मेघालय भी निकल कर आता है। इस वजह से इन दोनों के बीच में डिस्प्यूट देखने को मिलता है। तो केवल असम मेघालय के बीच में ही डिस्प्यूट नहीं होता, असम के साथ साथ अरुणाचल प्रदेश के साथ भी काफ़ी विवाद रहते हैं, नागालैंड के साथ भी विवाद रहते हैं। तो ऐसे यहाँ पर अलग अलग स्टेट्स के साथ विवाद रहते हैं, ऐसा यहाँ पर बताया गया। तो इसको एक अलग से टॉपिक दिया गया है, असम एंड बॉर्डर इशू। अगर हम लोग बात करें तो असम का जो बॉर्डर डिस्प्यूट है वो अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड दोनों के साथ में है, और इसको लेकर पूरा मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के अंदर चल रहा है, जो कि आज के टाइम पर पेंडिंग पड़ा हुआ है। उसके साथ साथ असम का जो ये बॉर्डर डिस्प्यूट है मिज़ोरम के साथ में, ये भी आज के टाइम पर आप लोग देख पाओगे लगातार चलता हुआ नज़र आ रहा है। उसके बाद ये तो कुछ डिस्प्यूट्स हुए नॉर्थर्न स्टेट्स के अंदर। बाकी यहाँ पर आप देख पाओगे कि इंडिया में और भी बहुत सारे बॉर्डर डिस्प्यूट देखने को मिल जाते हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा चर्चा में रहता है बेलागावी बॉर्डर डिस्प्यूट। बेलागावी बॉर्डर डिस्प्यूट कर्नाटका और महाराष्ट्र के बीच का विवाद है। कर्नाटका महाराष्ट्र के बीच में एक जगह है बेलागावी, या बेलगांव के नाम से हम लोग जानते हैं, वहाँ पर ये विवाद रहता है। उसके बाद ओडिशा का कुछ बॉर्डर डिस्प्यूट है। तो ये कुछ डिस्प्यूट्स है जो कि लगातार चर्चा में रहते हैं, जिसके बारे में डेफिनेटली आप लोग ज़रूर ध्यान रख सकते हो।
क्लियर हुआ। तो आई होप आप लोगों को यहाँ पर ये भी आर्टिकल काफ़ी अच्छे से क्लियर हो चुका है, क्या विवाद था क्या नहीं था, मैंने आपको समझा दिया। अब बेसिकली यहाँ पर दोनों ने फोकस कर लिया है कि जो इक्वल शेयर है उसके ऊपर काम करेंगे, ठीक है, इक्वली यहाँ पर बांट लिया जाएगा, कोई यहाँ पर प्रॉब्लम ऐसी आएगी नहीं। देन उसके बाद यहाँ पर ये बोला गया लास्ट में कि जैसा आज के टाइम पर ये काम किया गया असम और मेघालय के बीच में, ये एक अच्छा सिग्नल है सभी राज्यों के लिए, ताकि वो लोग भी अपने जो डिस्प्यूट्स हैं उनको रिजॉल्व कर सके शांतिपूर्वक, क्योंकि ये काम काफ़ी शांतिपूर्वक किया गया है। तो ये जो अग्रीमेंट है कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा स्टेप उठाया गया है दोनों स्टेट्स के माध्यम से। क्लियर हुआ, ये हमारे पास इन्फॉर्मेशन निकल कर आती है। बाकी आते हैं अगले आर्टिकल पर। नेक्स्ट एडिटोरियल के अंदर चर्चा की गई है एन अपॉर्चुनिटी टू रीपॉलिश इंडिया और नेपाल टाइज। अब यहाँ पर इस आर्टिकल को लिखा गया है सुजीव साक्या साहब के थ्रू। सुजीव साक्या साहब यहाँ पर ऑथर हैं अनलिशिंग नेपाल के, अनलिशिंग द वज्रा के, तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी हम लोग बात करें तो इसके अंदर इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर फोकस किया है। हम लोग ज़्यादा डिटेलिंग में जाएंगे नहीं, मैं डायरेक्टली पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन करूँगा और फिर उसके बाद आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊँगा जो कि डायरेक्टली आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग बात करें तो प्राइम मिनिस्टर शेर बहादुर देवबा साहब ये इंडिया के विज़िट पर आ रहे हैं। अब क्या है, ये इंडिया की विज़िट पर आ जाएंगे, शुरू हो जाएगी आज विज़िट 1 अप्रैल से। तो उसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे ऐसे आर्टिकल के ऊपर ज़्यादा जोर देना भी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि क्या क्या डिस्कशन करना चाहिए ये फोकस है कि, और क्या क्या डिस्कशन होगा वो सारा एस्टिमेशन होता है। लेकिन अब हकीकत क्या होगी जब ये मीटिंग हो जाएगी, ठीक है। अब जब मीटिंग आज हो जाएगी उसके बाद कल फिर आर्टिकल निकल कर आएगा, तब हम लोग को एग्जैक्टली पता चलेगा कि आखिरकार क्या क्या डिस्कशन हुआ है, प्लस क्या क्या अग्रीमेंट्स हुए हैं दोनों कंट्रीज़ के बीच में। अब अगर हम लोग बात करें, जो ये नेपाल के प्राइम मिनिस्टर हैं शेर देवबा साहब, इनके जो विज़िट है 1 अप्रैल का, ये काफ़ी लंबे समय बाद विज़िट हो रहा है, लगभग 4 साल के आसपास का ये विज़िट हो रहा है। इस 4 साल बाद ये विज़िट हो रहा है, इसी वजह से यहाँ पर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो काफ़ी लंबे समय से इंडिया नेपाल के बीच में कोई भी ऐसी विज़िट हुई नहीं है, तो अब की बारी काफ़ी इंपॉर्टेंट ये बन जाता है, ये यहाँ पर बताया गया। प्लस उसके बाद और क्या बताया गया, यहाँ पे आप देख पाओगे नेपाल के अंदर पिछले काफ़ी समय से काफ़ी सारे क्राइसिस आपको देखने को मिलेंगे, जहाँ पे पॉलिटिकल क्राइसिस, इलेक्शंस को लेकर काफ़ी सारे डिस्प्यूट्स आपको देखने को मिलेंगे। अप्रैल 2018 में जो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर थे KP शर्मा ओली साहब, ये यहाँ पर विज़िट किया रहे थे इंडिया के अंदर, तब से वैसा कोई विज़िट देखने को मिला नहीं है, ठीक है। तब भी वहाँ पर भी कोई ऐसा प्रॉपर डिस्कशन कुछ हुआ नहीं था, ठीक है, बस खाली थोड़ी बहुत बात हुई थी। बट अभी यहाँ पर जब आ रहे हैं नए प्राइम मिनिस्टर, तो इनके साथ काफ़ी अच्छा डिस्कशन हो सकता है। उसके साथ साथ बताया गया जो नए प्राइम मिनिस्टर मिस्टर देवबा साहब, ये यहाँ पर एक तरीके से प्राइम मिनिस्टर बनते हैं नेपाल के जुलाई 2021 के अंदर। ये यहाँ पर 5वीं बार एज अ प्राइम मिनिस्टर देखे जा रहे हैं, ठीक है, एज अ 5th टाइम, मतलब इनका जो 5th टाइम एज अ प्राइम मिनिस्टर देखने को मिलता है। प्लस उसके साथ साथ यहाँ पर बताया गया कि ये यहाँ पर प्रॉपरली काम कर सकते हैं। नेपाल की जो पार्लियामेंट है आज के टाइम पर वो डिसफंक्शनल देखने को मिलेगी जुलाई 2020 से। बहुत सारे क्राइसिस हुए थे नेपाल की पॉलिटिक्स को लेकर, काफ़ी सारे आर्टिकल्स हम लोगों ने कवर किए थे। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हुई, उसके बाद फाइनली यहाँ पर थोड़ी बहुत चीज़ें स्टेबल हुई हैं। तो यहाँ पर फोकस ये रखा जा रहा है कि अब विज़िट करी जा रही है, और विज़िट के साथ साथ फोकस ये किया जा रहा है कि बिल्कुल हम लोग क्या कर सकें, भारत के साथ रिलेशंस को हम लोग थोड़ा सा डेवलप कर सकें, ठीक है। और मतलब कि नेपाल की साइड से क्या हुआ, जब KP शर्मा ओली साहब थे, KP शर्मा ओली मतलब जो कि आज के टाइम पर जो प्राइम मिनिस्टर हैं, इनसे पहले वाले प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, उनका जो झुकाव है ना वो चाइना की साइड में काफ़ी ज़्यादा हुआ करता था। चाइना की साइड में झुकाव काफ़ी बढ़ चुका था, और इसी चीज़ की वजह से हुआ क्या ना कि इंडिया और नेपाल के रिलेशंस काफ़ी ख़राब होते हुए चले गए। उसके बाद यहाँ पर लिपुले काला पानी वाला रीजन आपको देखने को मिलेगा, वो विवाद काफ़ी उठ गया, जिसकी वजह से रिलेशंस काफ़ी ख़राब हो गए, वो आगे मैं आपको बताऊँगा। तो ये प्रॉब्लम्स काफ़ी बढ़ चुकी थी। उसके बाद एक चीज़ आपको ये भी पता होगा कि KP शर्मा ओली के टाइम पर ये भी देखने को मिला कि इंडिया और नेपाल के जो पीपल टू पीपल कांटेक्ट होता है ना, पीपल टू पीपल रिलेशंस होते हैं, वो तक ख़राब होने चालू हो गए थे। तो आज के टाइम पर अगर हम लोग ये सोचें कि दोनों कंट्रीज़ के रिलेशंस काफ़ी अच्छे हैं, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो उन रिलेशंस को हम लोग अच्छा कर सकते हैं, इस मीटिंग के माध्यम से काफ़ी सारा डिस्कशन हो सकता है, ये यहाँ पर बताया गया। क्लियर हुआ। बाकी यहाँ पर बोला गया, अभी कुछ फैक्ट्स यहाँ पर इन्होंने मेंशन किए हैं, जैसे कि कुछ पैसेंजर बोर्डिंग फ़्लाइट्स हैं नेपाल से इंडिया के अंदर आ रही हैं, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख पाओगे, तो ये जो कुछ फ़्लाइट्स वगैरह हैं वो यहाँ पर चलती हैं, जिनके ऊपर सिक्योरिटी चेक वगैरह काफ़ी देखने को मिलता है, ये यहाँ पर बोला गया। उसके साथ साथ फ़्लाइट्स के अंदर चेकिंग वगैरह काफ़ी ज़्यादा हो रही है, क्योंकि एक हाईजैक हुआ था, तो उसकी वजह से यहाँ पर इंडियन एयरलाइंस एयरक्राफ्ट को हाईजैक किया गया था, उसकी वजह से यहाँ पर आप कह सकते हो अभी तक ट्रस्ट इतना मेंटेन नहीं हो पाया है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से यहाँ पर प्रॉब्लम्स आज के टाइम पर काफ़ी क्रिएट हो रही हैं।
फिर उसके बाद यहाँ पर काफ़ी सारे जियोपॉलिटिक्स भी आ जाते हैं। जियोपॉलिटिक्स के अंदर सबसे बड़ी चर्चा चाइना की है। यहाँ पर नेपाल एक ऐसी कंट्री आ जाता है जो कि इंडिया और चाइना के बिल्कुल बीचों बीच में है। ठीक है, यहाँ पर नेपाल है तो इधर इंडिया देखने को मिलेगा और ऊपर से यहाँ पर चाइना देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर इसी की वजह से डिस्प्यूट का कारण बन जाता है। अगर हम लोग बात करें तो चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वांग यी साहब, ये रिसेंटली विजिट किए, इंडिया के अंदर भी आए थे, नेपाल के अंदर भी विजिट करे। नेपाल के अंदर विजिट करने के बाद इन्होंने यहाँ पर काफ़ी सारे एग्रीमेंट्स वगैरह साइन कर लिए हैं। लगातार चाइना का इन्वेस्टमेंट भी नेपाल के अंदर आता हुआ आपको नज़र आ रहेगा। तो चाइना यहाँ पर कहीं ना कहीं एक कंसर्न यहाँ पर बन जाता है। तो अगर हम लोग रियलिटी में बात करें, जो चाइना का एंगेजमेंट है वो काफ़ी हद तक डीप चला जा चुका है नेपाल के अंदर में। तो उस चीज़ को भी हम लोग को ध्यान में रखना होगा और उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जब अभी प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं इनके साथ डिस्कशन करना होगा, कुछ एग्रीमेंट्स करने होंगे जहाँ पर हमारी मेजर प्रायोरिटीज़ को ऊपर फोकस करना होगा। मेजर प्रायोरिटीज़ क्या होनी चाहिए? सबसे पहली चीज़ ट्रेड एग्रीमेंट, व्यापार को लेकर एक एग्रीमेंट होना चाहिए जहाँ पर इंडिया जो है एक ट्रस्ट बिल्ड कर सके नेपाल के ऊपर, ये यहाँ पर बोला गया। उसके साथ साथ यहाँ पर आप कह सकते हो कि एक ट्रस्ट बिल्ड कर सके नेपाल के अंदर। साथ साथ बोला गया कि देखो बहुत सारे रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, जो कि यहाँ पर आप कह सकते हो कि आते हैं। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, बहुत सारे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स आपको देखने को मिल जाएंगे जिनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है इंडिया के अंदर। लेकिन इंडिया बहुत सारा जो आप कह सकते हो पावर है वो परचेज़ कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी परचेज़ कर रहा है डायरेक्टली नेपाल से। इससे हमारे पास पोल्यूशन वगैरह भी काफ़ी कम हो रहा है। इस चीज़ के अंदर हम लोग थोड़ा सा बढ़ावा दे सकते हैं नेपाल को। तो प्रायोरिटी हमारी सबसे पहली रहनी चाहिए व्यापार, ट्रेड को ऊपर यहाँ पर पूरा तरह से फोकस होना चाहिए। सेकेंड चीज़ यहाँ पे बोला गया ट्रेड और ट्रांजिट अरेंजमेंट्स के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो देखो यहाँ पर ये बिल्कुल सही समय कि हम लोग उसको वापस से सोचें और यहाँ पर गुड्स और पेमेंट्स के ऊपर काम किया जा सके। जो गुड्स हमने अगर मान लो कोई सामान बेचा खरीदा तो उसके लिए जो पेमेंट होती है वो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म से पेमेंट करें, तो ये यहाँ पर फोकस में रखा जा सकता है। प्लस बायलेटरल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन और प्रोटेक्शन एग्रीमेंट भी यहाँ पर साइन किया गया है दोनों कंट्रीज़ के बीच में। तो इसके ऊपर थोड़ी सी और ज़्यादा अटेंशन देने की ज़रूरत है। अगर हम लोग इस पर थोड़ा सा ज़्यादा काम कर लें तो अगेन नेपाल के अंदर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। ठीक है, ये यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट कर पाएगा इंडियन इन्वेस्टर से। तो नेपाल के अंदर इन्वेस्टमेंट भारत यहाँ पर काफ़ी सारा कर पाएगा। इससे भी क्या होगा, जो रिलेशन है काफ़ी बढ़ेंगे। तो बेसिकली इन चीज़ों के ऊपर फोकस करना चाहिए, ऐसा ऑथर का कहना है। बट वो आने वाले टाइम पर मतलब आज पता चल जाएगा आखिरकार किस चीज़ के ऊपर ये फोकस करते हैं। ठीक है, वो तो आज पता चलेगा। तो अभी फ़िलहाल जो भी डिस्कशन होगा वो हमारे पास कल आर्टिकल्स के अंदर निकल कर आएगा। क्लियर हुआ? तो ये आप लोग को ध्यान रखना है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिली है मैंने आपको बता दिया है। बट ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी नहीं है। अब इसके साथ साथ जैसे आप लोग को डायरेक्टली लिखने को आ जाए अपने मेंस के अंदर कि लिखो चलो इंडिया नेपाल के रिलेशंस के बारे में बताओ, तो इंडिया नेपाल के रिलेशंस कैसे हैं, कहाँ पर स्टैंड करते हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोग को बता रहा हूँ। आप लोग एक बार ध्यान से बस खाली सुनते हुए चलना, आपको नीचे दिख रहा होगा। ठीक है, जीएस पेपर 2 से इसको रिलेट कर सकते हो। इंडिया नेपाल के हिस्टोरिकल टाइज को अगर हम लोग देखें तो नेपाल यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट नेबर है इंडिया का। ठीक है, एक पड़ोसी देश है, इंपॉर्टेंट कंट्री है। और इंडिया और नेपाल के बीच में जोग्राफिक, हिस्टोरिकल, कल्चरल, इकोनॉमिक टाइज आपको देखने को मिलेंगे। लंबे समय से रिलेशंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और अच्छे देखने को मिलते हैं। नेपाल और इंडिया दोनों यहाँ पर अपने सिमिलर रिलेशंस को यहाँ पर शेयर करते हैं हिंदुज़म और बुद्धिज़्म के सेक्टर में। इनफैक्ट जो गौतम बुद्ध जी का बर्थ प्लेस है, इनका जो जन्म हुआ था वो खुद यहाँ पर लुम्बिनी में हुआ था, जो कि आज के टाइम पर नेपाल के अंदर प्रेजेंट है। उसके साथ साथ यहाँ पे बताया गया दोनों कंट्रीज़ के बीच में यहाँ पर जो बॉर्डर वगैरह है, एक तरीके से आप देख पाओगे एक ओपन बॉर्डर आपको देखने को मिलता है। बहुत अच्छा तरीके से यहाँ पर कोई भी मूवमेंट हो सकता है, मतलब आराम से लोग मूव करते हैं उस एरिया से इस एरिया के अंदर। साथ ही साथ यहाँ पे बोला गया बॉन्ड बहुत ज़्यादा मजबूत हैं, इतने मजबूत बॉन्ड हैं कि आज के टाइम पर बहुत सारी मैरिजेस, बहुत सारी शादियाँ होती हैं नेपाल इंडिया के बीच में। फैमिली टाइज यहाँ पर इंप्रूव हो रहे हैं और जिसको हम लोग रोटी बेटी का रिश्ता के नाम से जानते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे बोला गया इंडिया नेपाल का जो ट्रीटी ऑफ पीस और फ्रेंडशिप है 1950 का, वो आपको ये देखने को मिलेगा। इसकी वजह से भी यहाँ पर स्पेशल रिलेशंस यहाँ पर इंपॉर्टेंट देखने को मिल जाते हैं। तो इंडिया के बीच में रिलेशनशिप को मजबूत करने के लिए भी यहाँ पर एक ट्रीटी बनाई गई थी, जिसकी वजह से रिलेशन काफ़ी ज़्यादा मजबूत हुए हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पर काफ़ी सारी नदियाँ हैं जो कि नेपाल से निकल कर आती हैं, इंडिया में आती हैं। फिर इंडिया यहाँ पर उस पर यहाँ पर हाइड्रो पावर एक तरीके से एनर्जी जनरेट करता है। क्लियर हुआ? उसके बाद यहाँ पर क्या बोला गया कि दोनों देशों की कनेक्टिविटी के बारे में अगर हम लोग बात करें तो नेपाल एक लैंडलॉक कंट्री है, मतलब चारों तरफ से आपको ज़मीन देखने को मिलेगी। ठीक है, इंडिया एक तरफ से आपको 3 साइड से इंडिया देखने को मिलेगा, फिर उसके बाद दूसरी साइड से आपको यहाँ पर चाइना देखने को मिलेगा। खासकर वो तिब्बत वाला रीजन है जिसको चाइना कब्जा ही चुका है।
क्लियर हुआ। फिर उसके बाद इंडिया नेपाल के बारे में बात करें तो इंडिया नेपाल के बीच में अलग अलग आपको कनेक्टिविटी प्रोग्राम्स देखने को मिल जाएंगे, जो कि क्या करता है, इन कंट्रीज़ के बीच में जो लिंकेजेस हैं उसको यहाँ पर और बढ़ावा देता है, इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करता है, डेवलपमेंट को प्रमोट करने का काम करता है। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर साइन किया गया है दोनों देशों के बीच में, दोनों देशों की सरकारों के बीच में, इलेक्ट्रिक रेल ट्रैकिंग को लेकर, जहाँ पे हम लोग लिंक करेंगे काठमांडू को रक्सौल से इंडिया के अंदर। ठीक है, तो ये बेसिकली इसके ऊपर फोकस किया गया है। बाकी आप लोग यहाँ पर डिफेंस कोऑपरेशन के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बायलैटरल डिफेंस कोऑपरेशन की जब हम लोग बात करते हैं तो बहुत सारे जो नेपाल के लोग हैं, ठीक है, नेपाल की आर्मी के लोग हैं, उनको हम लोगों ने यहाँ पर रिक्रूट कर रखा है, ये आप लोग देख पाओगे। इनफैक्ट जो गोरखा रेजिमेंट से इंडियन आर्मी का यहाँ पर रिक्रूटमेंट होता है नेपाल के हिल डिस्ट्रिक्ट से, तो नेपाल के ऑफिसर लोग हमारी आर्मी में वर्क करते हुए नजर आ रहे हैं। प्लस यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो इंडिया 2011 से लगातार नेपाल के साथ में एक जॉइंट मिलिट्री अभ्यास को करता है जिसका नाम है सूर्य किरण, आपको पता होगा इसके बारे में। प्लस कल्चरल टाइज के बारे में आपको बता ही दिया है कि इंडिया ने 3 सिस्टर एग्रीमेंट साइन कर रखा है नेपाल के साथ में, जहाँ पर बोला जाता है काठमांडू वाराणसी यहाँ पर एक जैसे आपको देखने को मिलेंगे, जैसे नेपाल में काठमांडू वैसे यहाँ पर वाराणसी, जैसे नेपाल में लुम्बिनी वैसे यहाँ पर बोधगया, जैसे नेपाल में जनकपुर वैसे यहाँ पर अयोध्या, ऐसा यहाँ पर बोला जाता है। क्लियर हुआ, तो इसी को लेकर एक सिस्टर एग्रीमेंट साइन कर रखा है। बाकी यहाँ पर ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के बारे में बात करें तो नेपाल एक ऐसे पर्टिकुलर एरिया पर आता है जहाँ पर बहुत सारे भूकंप आने के चांसेस रहते हैं, फ्लड्स आने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप कह सकते हो कि मतलब बहुत ज़्यादा खतरा रहता है भूकंप का और इन सब चीज़ों का, प्लस इसकी वजह से लोगों को काफ़ी बड़ा खतरा रहता है। तो इसमें यहाँ पर इन लोगों को ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट चाहिए होता है, तो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड करवाने के लिए भारत फिर से आगे खड़ा रहता है। बाकी आप देख पाओगे इंडिया नेपाल का अलग अलग ग्रुप्स में पार्टनरशिप देखने को मिलेगा, जैसे BBI एक ग्रुप देखने को मिलेगा, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, इसमें दोनों कंट्रीज़ यहाँ पर मिलकर काम करती हैं। प्लस उसके बाद बिम्स्टेक आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर दोनों कंट्रीज़ का काम रहता है। प्लस नॉन अलाइन मूवमेंट हो गया, सार्क हो गया, इन सभी ग्रुपिंग्स के अंदर भारत और नेपाल की पार्टनरशिप आपको देखने को मिल जाती है। अब बात करते हैं इनके रिलेशनशिप में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम निकल कर आती है चाइना का इंटरवेंशन, क्योंकि नेपाल एक लैंडलॉक कंट्री है, इधर से इंडिया हो गया, पीछे से चाइना हो गया, तो चाइना लगातार यहाँ पर अपना दबदबा बनाता रहता है हर जगह पर, जैसे आपने श्रीलंका में देखा और भी देशों में देखा। तो नेपाल आज के टाइम पर आप कह सकते हो बहुत लंबे समय से डिपेंडेंट है इंडियन इंपोर्ट्स के ऊपर। लेकिन क्या हुआ है, पिछले कुछ सालों के अंदर चाइना ने बहुत सारा एक्सपोर्ट करना चालू कर दिया है, चाइना ने बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करना चालू कर दिया है नेपाल के अंदर में, लोन्स प्रोवाइड करवाना चालू कर दिया, एड प्रोवाइड करवाना चालू कर दिया। तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए काफ़ी हद तक कंसर्न वाली बात बन जाती है, क्योंकि अगेन चाइना का इन्फ्लुएंस हमारे बॉर्डर के पास ही बढ़ता हुआ जा रहा है। तो यहाँ पर ये ऑब्वियस सी बात है, कंसर्न वाली बात बनेगी हमारे लिए। प्लस उसके बाद कुछ बॉर्डर डिस्प्यूट देखने को मिलता है। बॉर्डर डिस्प्यूट क्या है, तो यहाँ पर पता होगा नेपाल ने बोला है कि देखो उत्तराखंड यानी भारत के उत्तराखंड के यहाँ पर कुछ हिस्से हैं जिसको हम लोग जानते हैं काला पानी के नाम से, लिम्पियाधुरा के नाम से और लीपू लेक के नाम से। अब इन एरियाज़ को नेपाल क्लेम करता है, नेपाल बोलता है ये हमारे हिस्से हैं और अपने मैप के अंदर इसको दिखाता है। ठीक है, एक बार ऐसे ही दिखाया था, नेपाल ने अपना एक ओरिजिनल वर्जन मैप निकाला, मतलब एक दूसरा मैप निकाला और जिसमें यहाँ पर ये जो टेरिटरीज़ हैं उसको यहाँ पर दिखा दिया अपने कंट्री के अंदर में। तो ये कहीं ना कहीं एक विवाद को लेकर एक बहुत बड़ा हिस्सा देखने को मिल जाता है। क्लियर हुआ, तो ये सारे इश्यूज़ देखने को मिलते हैं। आई होप आप लोग यहाँ पर इंडिया और नेपाल के रिलेशंस के बारे में सारी बातें अच्छे से समझ चुके हो। उसके बाद आते हैं आज के लास्ट एडिटोरियल पर। यहाँ पे बात की गई है दिस इज़ अ क्रिमिनल अटैक ऑन प्राइवेसी। अभी बात यहाँ पर की जा रही है क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल 2022 के बारे में। क्या है ये बिल, इसमें से सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकाले गए हैं और आप लोगों को बता रहा हूँ डायरेक्टली, जो कि टू द पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आप लोग कैसे लिख सकते हो। तो इस आर्टिकल को भी आप लोग रिलेट कर सकते हो जीएस पेपर 2 से। सिलेबस के अंदर आपको देखने को मिलेगा जजमेंट एंड केसेस, फंडामेंटल राइट्स, ये सारे टॉपिक्स। तो इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, कॉन्टेक्स्ट यह है कि जो क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल 2022 है, इसको लाया गया था लोकसभा के अंदर, अभी यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया है फिलहाल। तो अभी इस बिल के प्रोविजंस क्या है, प्रोविजन यह है कि सैंपल्स को कलेक्ट किया जाएगा, जो मान लो कैदी है, ठीक है, तो मान लो यहाँ पर क्या होगा कि इसका पहला जो प्रोविज़न है वो यह है कि पुलिस वालों को अलाउ किया जाएगा कि वो कैदियों के सैंपल्स को कलेक्ट कर सकें। सैंपल मतलब उनका फिजिकल और बायोलॉजिकल सैंपल, आंखों का स्कैन हो गया, आइरिस स्कैन यहाँ पर जिसको हम लोग बोलते हैं, उसके बाद यहाँ पर कुछ डेटा बायोमेट्रिक्स डेटा, फिंगरप्रिंट्स वगैरह हो गए। तो ये सारा डेटा यहाँ पर कलेक्ट किया जा सकता है इन कैदियों का, ये यहाँ पर बोला जा रहा है। ठीक है, उसके साथ साथ यहाँ पर बोला गया
ये क्या करेगा, ये बेसिकली यहाँ पर इन सारे कैदियों का ये कलेक्ट कर लेगा डेटा। साथ ही साथ कुछ ऐसे पर्सन्स हैं जिनको एक तरीके से कस्टडी में लिया गया है, बोला गया कि ये कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, तो उस प्रॉब्लम को रोकने के लिए इनको कस्टडी में ले लिया गया है, तो उनका भी यहाँ पर डेटा निकाला जा सकता है, मतलब उनका भी इस प्रकार से सैंपल्स को कलेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, ताकि क्या कर सके हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर सके क्रिमिनल मैटर्स के ऊपर, तो उनका यहाँ पर ये सैंपल्स हम लोग रखने वाले हैं। बेसिकली ये यहाँ पर बोला गया। अब कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन आता है तो हमारे पास वो सारे सैंपल्स हमेशा के लिए रखे रहेंगे, काफ़ी लंबे समय के लिए लगभग हमारे पास वो सैंपल्स रखने वाले हैं, यहाँ पे ये बोला गया। प्लस दूसरा प्रोविज़न क्या है, जो पुलिस पर्सनल्स होंगे वो क्या करेंगे, यहाँ पर आप देख पाओगे वहाँ पर वो चीज़ें, ये चीज़ें को देखेंगे, वो यहाँ पर मेजरमेंट्स को रिकॉर्ड करेंगे, मतलब ये सारा सैंपल कलेक्ट करेंगे। फिर उसका जो NCRB होगा, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के अंदर ये सारा सैंपल्स रखा जाएगा। मतलब जो भी सैंपल्स होगा, जो भी कैदी का सैंपल्स होगा, जिसमें मैंने आपको बताया आँख का स्कैन हुआ, फिंगरप्रिंट्स हुआ, जो भी यहाँ पर चीज़ें हुई, वो सब कहाँ पे रखी जाएंगी, वो सब डिपॉजिट की जाएंगी NCRB के अंदर में। और यहाँ पे बताया गया कि NCRB के अंदर जो भी ये सामान रहेगा, सिग्नेचर, हैंड राइटिंग, बायोलॉजिकल सैंपल, फिजिकल डेटा, जितना भी ये सब कुछ डेटा रहेगा, वो सब 75 साल तक हम लोग यहाँ पर उसको रोक कर, प्रिजर्व करके, प्रोटेक्शन देकर रखने वाले हैं, ऐसा बताया गया। तो NCRB का एक बहुत बड़ा रोल यहाँ पर देखने को मिलेगा। प्लस अब बात करते हैं इस बिल का इंपॉर्टेंस क्या है। तो ये सारी बातें आपको आर्टिकल में देखने को मिलेगी। इस बिल की खास बात क्या है, इंपॉर्टेंस यहाँ पर यह है कि भाई मॉडर्न टेक्निक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस बिल के अंदर हम लोग नई नई मॉडर्न टेक्निक्स को लेकर आ चुके हैं, जहाँ पर हम लोग प्रॉपरली बॉडी का डेटा ले रहे हैं, ठीक है, बायोलॉजिकल सैंपल्स को कलेक्ट कर रहे हैं, जिससे हम लोग आगे भी काफ़ी अच्छा काम कर सकते हैं। जो आज के टाइम पर हमारे पास लॉ है वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स एक्ट, वो भी यहाँ पर कुछ इसी प्रकार से काम करता है। लेकिन उसके बाद ये है ना, उसके अंदर वो जो एक्ट है वो 1920 का है। ये बेसिकली सिर्फ और सिर्फ फिंगरप्रिंट और फुटप्रिंट को लेने के बारे में चर्चा करता है। बाकी अभी आँख का स्कैन वगैरह लेने के बारे में चर्चा की जा रही है इस नए वाले बिल के अंदर में। तो ये काफ़ी बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। प्लस यहाँ पर ये इंपॉर्टेंस तो है ही, साथ ही साथ दूसरा इंपॉर्टेंस है कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ को यहाँ पर काफ़ी मदद मिलेगी, क्योंकि इस बिल के अंदर यहाँ पर ये बोला गया ये सारी बातें होंगी, तो जो भी यहाँ पर कैदी होगा उसका सारा बायोलॉजिकल सैंपल डेटा हमारे पास रहने वाला है, तो ऑब्वियस सी बात है इन्वेस्टिगेशन में काफ़ी मदद मिला करेगी, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, जो यहाँ पर एक्यूज्ड पर्सन होगा उसके ऊपर बहुत अच्छे से निगरानी रखी जा सकती है। प्लस उसके बाद यहाँ पे बताया गया जो इन्वेस्टिगेशन है क्राइम को लेकर वो और ज़्यादा अच्छा हो सकता है। ठीक है, ये यहाँ पर आप लोग देख पाओगे। तो ये कुछ चीज़ें मेजर से, मतलब बेसिक से पॉइंट्स है, तो हमारे दिमाग में ये टॉपिक पढ़ते ही आ रहे हैं, है ना। ये यहाँ पर बताया गया जो इन्वेस्टिगेशन वगैरह क्राइम को लेकर काफ़ी अच्छे से हो पाएगी। कोई मतलब हमारे पास डेटा वगैरह होगा तो आगे हम लोग क्राइम को काफ़ी अच्छे से रोक भी पाएंगे। लेकिन अब ऑथर बोलते हैं कि भाई इस बिल के अंदर कुछ दिक्कतें भी हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम्स का ये तो आपने खास बातें समझ ली कि हाँ भाई कैदी का हमारे पास डेटा रहेगा तो हम लोग उसके डेटा को कलेक्ट करके रखेंगे, प्लस आगे जाकर हम लोग क्या कर सकते हैं, उस डेटा के माध्यम से हम लोग यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, क्राइम को हम लोग एफिशिएंटली इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, ये सारे फ़ायदे देखने को मिलेंगे। बट प्रॉब्लम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये निकल कर आती है, आर्ग्यू ये किया जाता है जो बिल है ये बेसिकली कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट करता हुआ नज़र आता है। ठीक है, अब फंडामेंटल राइट्स के अंदर हमारे पास आता है राइट टू प्राइवेसी। अब राइट टू प्राइवेसी मतलब भाई आपका पास जो भी डेटा है आपको अपना प्राइवेसी में रखने का हक है। अब क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं वो डेटा जो प्राइवेसी का, लोगों का डेटा है, पर्सनल डेटा है, वो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो NCRB के अंदर स्टोर करके रखा जा रहा है। तो इसी को लेकर मुद्दा उठ रहा है कि कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट जो है, राइट टू प्राइवेसी वाला, ये वॉयलेट हो रहा है, क्योंकि ये बिल कहीं ना कहीं सैंपल्स को कलेक्ट कर रहा है। इवन जो पॉलिटिकल प्रोटेस्ट के अंदर प्रोटेस्टर्स होंगे जो प्रदर्शन करेंगे उनका भी सैंपल कलेक्ट कर लिया जाएगा, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया ना कि जिसके ऊपर शक है, जो यहाँ पर मतलब देश के लिए खतरा है, तो उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा, कस्टडी में ले लिया जाएगा, उसके भी सैंपल्स ले लिए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये सारी चीज़ें वॉयलेट होती हुई नज़र आ रही हैं, यहाँ पर बताया। प्लस ह्यूमन राइट्स यहाँ पर वॉयलेट होते हुए नज़र आ रहे हैं, ये बताया गया। ये यहाँ पर उसके साथ साथ यहाँ पे बोला गया सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजमेंट्स हैं, अलग अलग यहाँ पर अलग अलग जजमेंट्स के बारे में बताया गया है। वहाँ पर प्रिजनर्स के राइट्स के बारे में बताया गया है कि यहाँ पर जो कैदी हैं उनके भी कुछ हक हैं, तो उनके हक के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए, ना कि आप लोग यहाँ पर इस प्रकार से सैंपल्स का कलेक्शन करो। ये जो सैंपल्स का कलेक्शन है ये कहीं ना कहीं प्राइवेसी के ऊपर एक क्रिमिनल अटैक है। आप यहाँ पर ये सारा डेटा स्टोर करके रखोगे, ये एक कंसर्न वाली बात नज़र आती है। क्लियर हुआ? आई होप आप लोग यहाँ पर इसको अच्छे से समझ चुके हो। ठीक है, बाकी आपको पता हो कुछ दिन पहले ही मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, ये यहाँ पर इन्फॉर्मेशन निकल कर आई थी। ये जो बिल है बेसिकली इसका मेजर मकसद है जो पुलिस और प्रिजन अथॉरिटीज़ हैं वो स्टोर कर सकें, एनालाइज कर सकें फिजिकल बायोलॉजिकल सैंपल्स को। क्लियर हुआ?
बाकी आई होप आप लोगों को ये सारी बातें अच्छे से क्लियर हो चुकी हैं। उसके बाद आते हैं हम लोग वापस से न्यूज़पेपर के ऊपर। बाकी सारे एडिटोरियल्स हमने कवर कर लिए हैं, अब कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट खबरें हैं नहीं। पूरे न्यूज़पेपर आप लोग देख पाओगे पूरी तरीके से पॉलिटिकल आर्टिकल से भरा पड़ा है, एक भी आर्टिकल यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट देखने को मिलेगा नहीं, जैसा आप लोग खुद भी देख पा रहे होंगे। बाकी वर्ल्ड सेक्शन दुनियादारी में क्या चल रहा है मैंने आपको बता दिया था। एक आर्टिकल इंपॉर्टेंट है कि यहाँ रशिया डोनबास रीजन पर अटैक करने के लिए तैयार है। बाकी आप लोग यहाँ पर आर्टिकल देख पा रहे होंगे, श्रीलंका के क्राइसिस के बारे में चर्चा करी जा रही है कि लगभग यहाँ पर 100 लोग श्रीलंका के जो भी यहाँ पर प्रेसिडेंट है उनके घर तक पहुँच चुके हैं प्रोटेस्ट करते करते। तो ये काफ़ी सारे क्राइसिस के बारे में चर्चा की जा रही है। बाकी पेज नंबर 16 के ऊपर बिजनेस सेक्शन है, बिजनेस सेक्शन में इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से एक लौता आर्टिकल ये देखने को मिलेगा और ये भी कुछ खास नहीं है क्योंकि इसके अंदर यहाँ पर चीज़ें बदलती रहती हैं। अगर आप लोग यहाँ पर देखो तो जो कोर सेक्टर है हमारे 8 कोर सेक्टर आपको पता होगा, इसका जो आउटपुट है वो बढ़ता हुआ नज़र आया है। फरवरी मंथ का डेटा है। तो क्या होता है ना, देखो ये हर महीने चेंज होता रहता है। तो अगेन आपको यहाँ पर मतलब मंथ वाइज डेटा तो बिल्कुल भी कभी भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। बाकी यहाँ पर 8 कोर सेक्टर्स कौन कौन सा ये ज़रूर ध्यान रखना है, ठीक है। इनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ, एक सेकंड। उन 8 कोर सेक्टर्स के बारे में आई होप आप लोगों को पता होगा, पहले हम लोगों ने डिस्कशन कर रखा है। ये आपको 8 कोर सेक्टर्स देखने को मिलेंगे। कोल है, क्रूड ऑयल है, नेचुरल गैस है, रिफाइनरी, स्टील, सीमेंट, फर्टिलाइजर, इलेक्ट्रिसिटी। ये हमारे 8 कोर सेक्टर्स हैं, जिसमें से बताया गया भारत का जो कोर सेक्टर का आउटपुट है वो लगभग काफ़ी तेज़ी से ग्रो करता हुआ आया है पिछले 4 महीनों के अंदर में, ठीक है। 5.8% से ग्रोथ देखने को मिली है, ऐसा बताया गया फरवरी के मंथ में। और बताया गया 6 जो सेक्टर है हमारे इन 8 सेक्टर में से वहाँ पर ग्रोथ हुई है। बाकी क्रूड ऑयल फर्टिलाइज़र के अंदर ज़्यादा ग्रोथ हुई नहीं है क्योंकि कच्चे तेल को लेकर आपको पता है क्या विवाद चल रहा है। तो ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई। आई होप आप लोगों को यहाँ पर क्लियर हुआ है। अब उसके बाद हम लोग फटाफट अपना लास्ट वाला क्वेश्चन देखेंगे और वीडियो को करेंगे समाप्त। आज काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स से डिस्कस करने के लिए जो कि हम लोगों ने ख़त्म कर दिए हैं। बाकी एक सेकेंड रुक जाओ, क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है। क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं जो 2008 में पूछा गया था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्पेस क्राफ्ट? ऑप्शन ए एपोफिस, ऑप्शन सी बी कैसिनी, ऑप्शन सी स्पिट्जर या फिर ऑप्शन डी टेक्सार। तो उसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है कैसिनी huygens। तो ये एक स्पेस रिसर्च मिशन है जिसको हम लोग कैसिनी के नाम से जानते हैं, ठीक है। यहाँ पर कोलैबोरेशन देखने को मिला था नासा, ESA और इटालियन स्पेस एजेंसीज़ का, ताकि यहाँ पर जो सैटर्न है, जो सैटर्न प्लैनेट है हमारा, उसकी हम लोग स्टडी कर सकें, ठीक है। उसके रिंग्स की स्टडी कर सकें, नेचुरल सैटेलाइट्स की स्टडी कर सकें। क्लियर हुआ? तो गाइज़ यहाँ पर ये कुछ चीज़ें थी। आई होप आप लोगों को सारी बातें अच्छे से क्लियर हो चुकी हैं। इसी के साथ करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।